आज का एपिसोड काफी ज्यादा मुझे लगता है इम्पोर्टेंट और साथ साथ इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग को ना अपना दिमाग बहुत चलाना पड़ेगा अभी। क्या हम आज बात करने वाले हैं बेसिकली जो 4th टेस्ट मैच है उसका हमें अच्छे से एक प्रीव्यू करना है। एंड जैसे कि सबको पता होगा काफी सारी इंजरीज इंडिया की टीम में निकल भाई आई थिंक काफी ज्यादा सीरियस हो सकता है डिस्कशन एंड काफी कंफ्यूजिंग भी हो गया है क्योंकि एक के बाद एक इंजरीज की लिस्ट आती जा रही थी। कल भी काफी सारे अपडेट्स आए, आज सुबह भी कुछ अपडेट्स आए जिनको मैंने कंसिडरेशन में लिया है क्योंकि प्लेइंग 11 बनाना आगे चल के काफी डिफिकल्ट होने वाला है 4 टेस्ट के लिए। प्लेइंग 11 क्या होगी अल्टीमेटली ना, एक ना ऐसा भी नैरेटिव लग रहा है कि क्या हम लोग थोड़ा सा अनलकी रहे हैं इंजरीज के साथ, तो क्या अब हम लोग मोर और लेस हार ही जाएंगे सीरीज। वो सब चीजों को काउंटर करना है हम लोग को, अच्छे से प्रीव्यू करेंगे। बट साथ ही साथ अभी एशिया कप आने वाला है और एशिया कप को लेके काफी ज्यादा रूमर्स और न्यूज आ रही है। फॉर ऑब्वियस रीजंस इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशंस है। अभी WCL करके भी एक जो लेजेंड्स की सीरीज चल रही थी उसमें भी ड्रामा हुआ है। तो वो सब ना टाइड अप है एक्चुअली में। लोगों को मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि बैकड्रॉप पे चल क्या रहा है और इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन उसके बीच में होते क्या BCCI एशिया कप खेलेगी तो क्या पाकिस्तान भी खेलेगी, क्या इंडिया होस्ट करेगी, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। क्यों खेल रही है पाकिस्तान, इंडिया क्यों खेल रही है, पाकिस्तान नहीं हटने वाली है। तो मुझे लगता है हर चीज को आंसर करने का हम ट्राई करेंगे एज पर द लेटेस्ट रूमर्स एंड अपडेट्स। एंड इसी से टाइड अप हमारा जो लास्ट सेगमेंट होगा एपिसोड का, जिसमें हम लोग WCC की बातें करेंगे, जो चैंपियंस लीग वापस आ रहा है। अभी कुछ टाइम पहले हमने सोचा था किसी पॉडकास्ट में कवर करेंगे बट उसमें काफी टॉपिक्स हो गए थे। करेक्ट। तो उसको हमने थोड़ा पोस्टपोन करता है एंड फाइनली आई थिंक टाइम आ गया उस चीज को डिस्कस करने का क्योंकि भाई ये चीज भी थोड़ी बहुत टाइड अप है। तो वो इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन है ना उसके वजह से वो WCC भी अफेक्ट होने वाला है। एक ट्रीवर देता हूँ जल्दी से, शायद IPL पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जो सबसे बड़ी चीज वही है, RCB खेलेगी अगले साल या कोई और टीम खेलेगी, शायद आपको हो तो ना दिखे। तो वो क्यों है और उसके पीछे का जो रीजन है ना वो बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया पाकिस्तान बट एक थर्ड एनिमी भी आ रखा है वहाँ पे। ओके तो वो क्या है उसकी बात करेंगे। ठीक है, डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आप जरूर इस पॉडकास्ट को लाइक करना, हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च करी हुई है, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। हम लोग जो लाइव स्ट्रीम्स करते हैं अगर आप हमारे साथ उसमें जुड़ना चाहते हैं, एंड हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जिसमें हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर खूब बातें करते हैं, उसको हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, तो वहाँ जाइए और उसे भी ज़रूर ज्वाइन करिए और अब आराम से बैठिए, एंजॉय करिए इस इंपॉर्टेंट एपिसोड को। लेट्स स्टार्ट विद द प्रीव्यू फॉर द 4th टेस्ट मैच। मैनचेस्टर में ये मैच खेला जाने वाला है और अगर मैं अभी गोइंग इनटू दिस गेम नैरेटिव्स की बातें करूँ तो अभी फोटो आई थी भाई, मुझे तो बड़ा मजा आया देख के। जो पूरे अभी वीडियो भी आई है ना प्रॉपर उसकी, इंडियन क्रिकेट ने निकाल दी पूरी वीडियो। यूनाइटेड के साथ जो मिले हैं वो लोग, एंड जाते ही तुरंत वो पूरे रूमर स्टार्ट होगा। एक बंदा है वहाँ पे इंग्लैंड क्रिकेट का, वो क्या कहते हैं, कंटेंट बनाता है। तो उसने ऐसे करके बोला कि आर्सेनल वर राइट देयर, आप लोग WTC में 2 बार सेकंड आए हुए हो तो आप आर्सेनल से जाके मिल सकते थे पर आपने यूनाइटेड से मिलना चाहा। बट खैर भाई, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट कोलैब टू सी। एंड मेरे पूरे दिमाग में बस यही था कि अगर रोनाल्डो इस टाइम पे खेल रहा होता एंड अगर कोहली भी इस टाइम पे खेल रहा होता भाई, दैट वुड हैव बीन अ हिस्टोरिक कोलैब भाई। बहुत ही, रोनाल्डो इंडिया की जर्सी में होता फिर कोहली यूनाइटेड की जर्सी में होता, आपस में क्या पता कुछ बातें करते हुए भी दिखते हैं वो लोग। तो दिस वुड हैव बीन अ कोलैब दैट वुड हैव फेड जनरेशंस। बहुत मजा आता भाई। तो सही में हम लोगों ने कभी भी ऑफिशियली उनको साथ में नहीं देखा ही नहीं है। वो ऐड था एक, वो उसका अमेरिकन टूरिस्टर का, उसमें अलग अलग शूट हुए थे वो। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि अगर ऐसा होता तो क्या ही बात, बहुत ही क्रेजी होता। गौतम गंभीर भी वहाँ पे थे। गौतम गंभीर को रैशफोर्ड का क्या सीन है? रैशफोर्ड तो आ गया भाई, तुम्हारे क्लब में आ गया अब क्या। पर खैर रैशफोर्ड लवर्स क्या हम लोग इसमें बात करें, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि माहौल बड़ा अच्छा चल रहा है बट देन अ लॉट ऑफ इंजरीज कम इन। एंड जो मैं पहला पॉइंट रखना चाहता हूँ ये नैरेटिव में डिस्कस करने के लिए, हम लोग यार कहीं ना कहीं अभी तक इस सीरीज में एक आर्ग्यूमेंट बनेगा कि हम 3-0 अप होने चाहिए थे। हाँ, रवि शास्त्री ने बोली है ना ये चीज़, क्या कि कायदे से आप देखो तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ क्योंकि अगर आप एफर्ट्स के हिसाब से देखो, अगर कितने दिन डोमिनेट कर इंडियन क्रिकेट टीम ने, कैसे खेला है, उसके हिसाब से हम लोग, अगर लक थोड़ा सा हमारे फेवर में होता तो हम लोग 3-0 अप हो सकते थे इस सीरीज में। मतलब मुझे ना अभी तक इफ वी एंड अप लूजिंग द 4th टेस्ट मैच, मुझे ये लिटरली 2018 का रिपीट लग रहा है। उसमें भी ना हमेशा ऐसा लगता था कहीं ना कहीं हम जीत सकते हैं। इज दिस इवन क्लोजर या फिर उस टाइम पे भी ऐसा ही हो रहा था? नहीं, ये तो बहुत क्लोज है। वही मतलब मुझे लगता है शेयर रिजल्ट्स का आप मैग्नीट्यूड ही देख लो तो बहुत क्लोज है। 3-0 नहीं भी होता तो भी एटलीस्ट आई एक्सपेक्टेड कि हम लोग लीड तो कर रहे होंगे। 2-1 होता, चलो
कुछ नहीं। 2-1 तो हो जाता तो बात ही क्या थी। मुझे लगता है कि 2-1 होता ना तो हम लोग सीरीज मोस्ट लाइकली हारते नहीं, फिर हम ड्रॉ तो कर ही देते। बट अभी ना बहुत पिवटल पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं, और जो न्यूज़ आ रही है वो अच्छी नहीं है, ऑफकोर्स उसको डिस्कस करेंगे अभी। बट ये 2-1 हम जो डाउन है इसके चलते हुए, मतलब मुझे लगता है ना कहीं की चीज़ें अच्छी भी नहीं है बुरी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि इंडिया डिजर्व करती थी 3-0 होना। एट द एंड ऑफ द डे अगर इंग्लैंड 2-1 जीत रही है तो उन्होंने क्लच करा है बिग मोमेंट्स में, एंड वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, देखो अब ये बात बहुत ट्रिकी है क्योंकि नई टीम है, कितना क्रिटिसाइज करें कितना नहीं करें, बट बिग मोमेंट्स को ओन करना वो तो आपको आना चाहिए तब, वरना मतलब 2023 का वर्ल्ड कप जो हम हारे सबसे बड़ा एग्जांपल वही है इस चीज़ का। हाँ फॉर श्योर, बट मतलब जैसे हम लोग जो अभी तक कहते आए हैं कि शायद इस टीम ने उतना परफॉर्म कर दिया जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था। दे हैव एक्सीडेड आवर एक्सपेक्टेशंस। तो क्या मतलब किस नज़रिए से देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्लच मोमेंट्स में अगर आप वही इफ़ यू क्लच अप एंड देन आप मैच जीत के दिखाते हो तो वो चीज़ शायद एक्सपीरियंस में आती है। दैट इज़ वाई T20 वर्ल्ड कप जो फाइनल हमारा हुआ था अभी 24 का, उसमें जो 2 स्टैंड आउट प्लेयर्स निकले थे, बॉलिंग से जसप्रीत बुमराह एंड बैटिंग में विराट कोहली, क्योंकि दे हैड द एक्सपीरियंस ऑफ परफॉर्मिंग ऑन दोज बिग ओकेजन्स। जब आपके ऊपर प्रेशर होता है क्या आप उसमें भी चमक पाओगे, वो बड़े प्लेयर्स कर पाते हैं। एंड वही शुभमन गिल ने भी लॉर्ड्स टेस्ट के बाद यही बोला था कि जडेजा कम्स विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड दैट इज वाई उन्होंने वो दिखाया, और करते करते वो घंटे खींच के लास्ट सेशन में लेके आए, और फिर वो 22 रन से हम लोग अल्टीमेटली हार गए थे। तो वो एक्सपीरियंस की कमी तो फॉर श्योर है इस टीम के अंदर। ये अच्छा पॉइंट है। मैं मतलब लोगों से भी चाहूँगा कमेंट करके बताना कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हमारी क्या एक्सपेक्टेशन थी सीरीज शुरू होने से पहले, अभी मिडवे थ्रू द सीरीज क्या आपको लगता है कि हम लोग को डिसअपॉइंटेड होना चाहिए या खुश होना चाहिए? क्योंकि बहुत ट्रिकी सब्जेक्ट है। हाँ मतलब मैं दोनों आंसर्स एक्सपेक्ट करता हूँ। जो लोग अगर कह रहे होंगे कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, आई काइंड ऑफ गेट इट, क्योंकि आप कुछ भी कह लो कि सीरीज स्टार्ट होने से पहले आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट जिस तरीके से आप गेम्स को क्लोज लेके गए थे, पहले टेस्ट मैच में आपने लास्ट डे पे आके 370 का टारगेट चेस करवा दिया। सेकेंड टेस्ट मैच पे आपने हिस्टोरिक विन लेके आए, बहुत ही अच्छा आपने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को डिमोलिश करा, और उसके बाद थर्ड टेस्ट में आते 22 रन से हार गए। तो मतलब अल्टीमेटली आप ये भी कह सकते हो ना कि आप विनिंग पोजीशन में थे और फिर आपने एक मैच गिव अवे कर दिया। तो डिसअपॉइंटमेंट तो फॉर श्योर हर इंडियन क्रिकेट फैन में रहेगा ही रहेगा। बट वही बात है कि अगर आप उसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, अगर आप देखोगे हमारी टीम कैसी है, लोग की एज क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, टैलेंट कितना है, उसके हिसाब से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि शायद हमने जस्टिफाई करा है, शायद करा है। बट अभी भी मैं कहूँगा कि एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं वो देख रहा था, एक वो आ रही थी, शॉट आ रही थी कि विक्रांत गुप्ता जी की आ रही थी। वो कहते हैं कि अगर इंडिया मैनचेस्टर हार गया तो मान के चलो हम 4-1 हार रहे सीरीज। ओ भाई, विच मतलब आई गेट वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, क्योंकि पास्ट में हमने ऐसा होता हुआ देखा है। और वो 3-1 जब हो जाता है ना, फिर वो टीम मोर ऑफन देन नॉट सकम कर ही जाती है। मैं तो काफी लोगों को ये भी बोलते हुए सुना था कि जिस तरीके से हम लोग लॉर्ड्स वाला टेस्ट हारे हैं, शायद वो इतना ज्यादा आपके लिए डीमोटिवेटिंग होगा, आपको लगेगा कि हमारे बस हाथ में थी भाई पूरी जीत, और फिर वहां से निकल गई, कि उसके चलते ही आपके शायद हेड्स डाउन ना हो जाए, शोल्डर्स ड्रॉप ना हो जाए। ये तो मैं नहीं एग्री करता। मुझे लगता है कि गिल हैज टू मच टू प्रूव कि वो इतनी आसानी से लेट डाउन हो जाए। एंड सेम गोस फॉर गंभीर। तो लीडरशिप में मतलब हर किसी के ऊपर वो तलवार पर है अभी सब लोग। हाँ। तो अभी वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हेड्स डाउन करना अपने। इनफैक्ट जो सेकंड पॉइंट है मेरा, एज फॉर इंग्लैंड, क्योंकि यहाँ पर उनकी भी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस मैच में आते हुए, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लॉर्ड्स में वो जिस तरीके से जीते, उनके लिए एक हिस्टोरिक विन है ये, एंड इट केम एट द कॉस्ट ऑफ बेसबॉल, नॉट थ्रू बेसबॉल। बेसबॉल को उन्होंने खत्म करा है एंड रिस्पेक्ट करी है ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट की, तभी वो जीते हैं मैच। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमने सेकेंड टेस्ट मैच का डिस्कशन करा था ना, कि जो वो बेसबॉल का घमंड है या फिर जो एग्जिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं तोड़ी है इंडिया ने। आई थिंक इट इज़ वेरी ट्रू। कई लोग, जैसे मैं देखता हूँ कि इंटरनेट पे ये भी नैरेटिव था कि अरे भाई आप तो कह रहे थे कि, मतलब अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, इन जनरल लोगों के लिए, कि आप तो कह रहे थे कि बेसबॉल का घमंड टूट गया, लो फिर से पिटाई कर दी तीसरे टेस्ट मैच में। बट एक्चुअली में बेसबॉल को तोड़ा है, इसीलिए फिर इंग्लैंड जीती है। मतलब दिस बैटल हैज नॉट बीन बिटवीन जो गंभीर बॉल जो लोग कहते हैं एंड बेसबॉल बॉल मतलब एक्चुअली तो गैम बॉल कहते हैं लोग, GAM, एंड ये कब से शुरू हो गया? लोग कुछ लोग कहते हैं बेसबॉल को काउंटर करने के लिए जीजी बॉल बोल दो भाई। सच जीजी बॉल एक्चुअली साउंड्स मच बेटर। अगर जीजी बॉल और बेसबॉल में देखेंगे तो इस सीरीज में मोस्टली बैटल वो नहीं रहा है। जब भी जीजी बॉल और बेसबॉल में रहा है तो शायद बेसबॉल
कभी ना कभी लूजिंग एंड पे भी रहा है। फुटबॉल वाले स्लैंग्स क्रिकेट में आने आने लगे। बट मतलब अगर आप देखो तो यहाँ पे इंग्लैंड क्रिकेट की तारीफ भी होगी ऑब्वियसली, ब्रेंडन मैकलम की खुद तारीफ होगी, बेन स्टोक्स की तारीफ होगी कि दे रियलाइज कि शायद इस चीज से रिजल्ट नहीं आएगा एंड उस पर काम करके शायद वो विन लेके आए। जबकि फर्स्ट डे से देखा है बहुत रिस्की भी होता है ना, जब आप पिछले 3-4 साल से अगर एक ही आइडेंटिटी से खेल रहे हो और फिर इंडियन क्रिकेट टीम आउट ऑफ ऑल द टीम्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टीम्स आपके घर पे आ रही है खेलने के लिए, वहां पे आप इतने गट्स दिखा के उस चीज को चेंज करके विन भी लेके आ रहे हो, तो उसके लिए आप इंग्लैंड क्रिकेट को बेसिकली आप क्रेडिट देना चाहिए हमें। मतलब वही यार कि आप जितना हेट कर लो, जितना क्रिटिसाइज कर लो, बट अच्छा तो करा है इंग्लैंड को, हम लोग ये नहीं बोल सकते। एंड जो हसल उन्होंने दिखाई है थर्ड टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में, आई थिंक उससे इंडिया भी बहुत कुछ सीख सकती है। हाँ, मुझे लगता है गिल जिस तरीके से पहले मैच में, अगर आपको याद हो, शोएब बशीर पे आउट हुए थे 150 के पास पहुंचते, उसके बाद से थ्रू आउट दिस सीरीज मैंने एक बार भी उनको रैश शॉट खेल के आउट होते हुए नहीं देखा है, क्योंकि उनको रियलाइजेशन था कहीं ना कहीं बाकी लोगों को भी अगर थोड़ा सा वो रहे ना, कि नॉट सेइंग कि लोग रैश शॉट खेल के आउट हो रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम जायसवाल परहैप्स, ऋषभ पंत भी वो ऐसे ही खेलेंगे, तो ये 2 एक्सेप्शंस हम ट्रीट कर सकते हैं। बट हाँ, रिस्पेक्टिंग द गेम व्हेन नीडेड, मतलब आप पहली दूसरी बॉल पे आके पुल मारने जा रहे हो आउटसाइड ऑफ स्टंप से, तो इट्स नॉट जस्टिफाइड। तो करुण नायर ड्राइव करते करते कितनी बार आउट हो रहा है लैक ऑफ फुटवर्क से, अब वो पता नहीं खेलेंगे कि नहीं अगला मैच, वो भी डिस्कशन है एक। सो बैटिंग में अगर गिल, पंत के अलावा और केएल राहुल ऑफ कोर्स एक बंदा और भी क्लिक कर जाएगा तो वी आर बैक ऑन ट्रैक। हाँ, बैटिंग में आपको थोड़ा और सपोर्ट मिल जाएगा तो आप वापस कर सकते हो। पहले 2 टेस्ट मैच में तो यही था ना, जायसवाल साथ में चल गए थे तो बात मतलब बढ़िया हो गई थी। वो रिस्पेक्ट करना गेम का हमें भी सीखना है, मुझे तो ये लगता है। नेक्स्ट वन जो है, और ये बहुत ही ज़्यादा वंस अगेन क्रिटिकल पॉइंट रहा है इस पूरी सीरीज का, जो ड्यूक्स की बॉल रही है, हाँ, उसके ऊपर भी जो ड्रामा हुआ है भाई। उसके ओनर ने देखा क्या कहा? हाँ, तो उसके ओनर ने बेसिकली गिल ने क्योंकि बहुत क्रिटिसाइज करा था पिछले मैच में, सबको पता है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक इंक्वायरी करूंगा। अच्छा, तुमने क्या कहा? नहीं, मैंने जो सुना है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो है वो सॉफ्ट पिचेस के लिए बनी है बॉल, और अभी वेदर थोड़ा ज्यादा राइज हो रखा है, 30-35 है, मतलब वॉट एवर इट इज, अगर वो कह भी रहा है ये चीज, उन्होंने कहा है कि मैं इसको हार्ड बना सकता हूँ, पर फिर ये इतनी हार्ड हो जाएगी कि फिर आपके कैच पकड़ते हुए उंगलियां टूट जाएंगी। नहीं तो ये क्या मतलब, आप धमकी दे रहे हो? धमकी दे रहे हो क्या भाई? ये किसने पूछा आपसे? पूछा किसने ये चीज? हाँ भाई, जबरदस्ती में बता रहे हो कौन भाई? जो दिया जा रहा है काम करके दो ना सही से। अगर उतनी हार्ड हो जा रही है तो फिर आप गलत ही कर रहे हो ना, उतनी हार्ड भी नहीं चाहिए। पहले होती थी बॉल तो ठीक चलती थी ना, तो वही चीज दोबारा करके दे दो। ये क्या बहाना है कि अब हार्ड कर दूंगा तो इतनी हार्ड कर दूंगा, पत्थर ही बना के दे दूंगा। तो ये तो बकवास की बात है। मुझे लगता है कि पर्सनली मतलब मैंने ये स्टेटमेंट सुना है, उन्होंने कहा कि मैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारी, वहाँ पर जाके इंक्वायरी सेटअप कर दूंगा, अगर आप लोग को लग रहा है इतना ज़्यादा, तो वी लुक इनटू द मैटर कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है कि बॉल इतनी सॉफ्ट बन रही है। एंड आई थिंक ये सब ना बातें कहने की है, बिकॉज द रियलिटी इज कि इंग्लैंड ने ही ये चीज़ करवाई है, मतलब ओवर द इयर्स। ये थोड़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई है, तो शायद इंग्लैंड भी खुद भी कंसर्न्ड है। हाँ हाँ, इस चीज़ का इनिशिएशन वहीं से हुआ है। मतलब शायद इतना उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हो जाएगा, बट जिस तरीके से ब्रेंडन मैकलम ने भी एक्नॉलेज करा इस चीज़ को, हाँ, कि बॉल की प्रॉब्लम्स रही है। बेन स्टोक्स भी, मतलब गिल की हम बात करें, उनने कंप्लेंट करी है, बेन स्टोक्स ने भी कंप्लेंट करी है। थोड़ी हर 10 ओवर में आके बॉल चेंज करने को बोल रही है। हाँ, तो मतलब शायद इंग्लैंड भी नहीं चाहती कि इतनी ज्यादा बॉल के साथ हमें चेंजेस करने पड़े, टिंकरिंग करने को मिले। ये तो बिल्कुल बात है। एंड इसमें मतलब जो एक कॉन्सिक्वेंस है इसका बड़ा, जो कि मेरे ख्याल से लोग भी एग्री करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन करना बनता है, ओवर रेट का वो चक्कर चल रहा है। वो नासिर हुसैन ने जैसे जो कहा था, तुमने लास्ट टाइम बताया था, हाँ, इसके ऊपर ही पता है, मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा है, मिस्टर सिद्धार्थ मोंगा जो कि क्रिकेइन्फो के एक जर्नलिस्ट है बहुत रेप्यूटेड, उनका मैं एक आर्टिकल कल रात को ही पढ़ रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बट मैं चाहता हूँ पहले तुम एक बार ऑडियंस को बता दो कि नासिर हुसैन ने क्या कहा। हाँ, सो नासिर हुसैन ने बेसिकली लास्ट लॉर्ड्स टेस्ट में ऐसा बोला था कि ये ओवर रेट का चक्कर बस ये नहीं है कि आपको पेनल्टी पॉइंट्स, जैसे इंग्लैंड को बाय द वे कर दिया गया, 2 पॉइंट उनके डीमेरिट में आ गए अल्टीमेटली। वो उनके साथ हर सीजन पिछले WT साइकिल में भी आई रिमेंबर हुआ था, या पर मतलब बेसिकली उनका पॉइंट ये था कि ये चीज़ जो है सिर्फ टीम्स को अफेक्ट नहीं करती, ऑडियंस को भी अफेक्ट करती है। एंड वो इसलिए करती है क्योंकि लॉर्ड्स की टिकट्स जो होती हैं काफ़ी महंगी होती हैं, वो परचेज करके ऑडियंस अपना टाइम आपको देने आ रही है, एंड दे एक्सपेक्ट क्वालिटी क्रिकेट फ्रॉम यू गाइस। अब ओवर रेट के चलते पाउंड की होती है शायद, हाँ, अच्छी, मतलब महंगी होती है, अच्छी खासी, व्हाटएवर इट इज। भाई कितना होता है 100 पाउंड? 100 कर दो। ओ भाई साहब, तो काफ़ी 10,000 के आसपास। आई डोंट नो अगर ये सच है तो, मैं बस सुना है तो, पर चलो व्हाटएवर इट इज, मतलब महंगी टिकट्स होती है, अगर लाख साथ भी होती है। हाँ, मतलब कुछ स्टार्टिंग पॉइंट शायद कुछ हो और फिर एंड जाते जाते काफ़ी महंगी हो गई हो, बट बेसिकली काफ़ी पैसा देके, अपने खून पसीने का देके लोग देखने आते हैं, दे एक्सपेक्ट क्वालिटी क्रिकेट।
इसके चलते होता क्या है कि ओवर रेट अगर आपकी बढ़ती है तो आपको पार्ट टाइमर से बॉलिंग ज़्यादा करानी पड़ती है, जिसके चलते वही इन जनरल जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट होता है उस टाइम के अंदर वो काफ़ी गिर जाता है। तो बेसिकली उनका पॉइंट यही था कि आप अपने ओवर रेट को चेक में रखो। उन्होंने अंपायर्स को भी कॉल आउट करा था कि यू नीड टू बी इन बेटर कंट्रोल ऑफ द गेम एज वेल एज द प्लेयर्स। आप ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकती कि आप भी भाई बड़े सोते सोते आ रहे हो, बक्सा लेके आ रहे हो, उसके अंदर जो बॉल है वो फिट ही नहीं हो रही, भाई खुद ही फिट नहीं हो रही, जो बॉल चेंज करेंगे वही फिट नहीं हो रही, तो आप ले रखी क्यों आपने बक्से के अंदर। तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कम हो रहा है, इसलिए नासिर हुसैन ने इस चीज़ को कॉल आउट करा था। एज ऑडियंस क्या ओपिनियन है? जो लोग सुन रहे हैं उनका भी मैं चाहता हूँ सुनना, बट तुम्हारा भी। आई थिंक सही बात है भाई। मतलब क्या कोई बंदा 90 ओवर देखने के लिए पैसे दे रहा है? यार मतलब मैं तो इतना डिटेल में सोचा ही नहीं। इन ग्रैंडर कॉन्टेक्स्ट आई थिंक वही बात है कि एक्सपर्ट्स जिस तरीके से सोचते हैं और जिस तरीके से एनालाइज करते हैं गेम को, ऑब्वियसली पब्लिक नहीं करती। मतलब भाई मैं देखने चलूंगा लॉर्ड्स का टेस्ट मैच तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा पार्ट टाइमर डाल रहा है या फिर प्रॉपर बॉलर डाल रहा है, एज वेल अनलेस एंड अनटिल गेम बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो जा रहा है, कुछ खराब एंडिंग हो रही है। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं अगर आया हूँ तो वहाँ पे मैं 6-7 घंटे का जितना भी ड्यूरेशन रहता है, आजकल 6.5 घंटे भी होता है, वो उसके लिए आया हूँ मैं। अब उसमें ओवर कितने डालने शायद मैं इतना सोच नहीं रहा हूँ। हाँ, हो सकता है। ऑल्दो हाँ, मतलब अगर मैं आर्ग्यूमेंट बना रहा हूँ अपने लिए, कंज्यूमर अवेयरनेस का ज़माना है, तो हाँ मैं ऑफकोर्स बोल सकता हूँ कि भाई मैंने 90 ओवर के पैसे दिए हैं। बट इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्टेड एंगल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने वो आर्टिकल से ही पढ़ा था। अपेरेंटली आईसीसी जो है ना वो ये चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं करता है कि आपको 90 ओवर डालने हैं, स्पेशली ओवरसीज कंट्रीज में जहाँ पे फास्ट बॉलिंग ही होगी। तो ये जो पूरी एक्सपेक्टेशन है कि एक दिन में 90 ओवर होने चाहिए, जो नासिर हुसैन जी कह रहे हैं, अपेरेंटली आईसीसी बोलता ही नहीं है करने को। एक वो स्टैंडर्ड बना रखा है, एक बेंचमार्क बना रखा है ताकि लोगों के दिमाग में एक टारगेट सेट रहे, बट आपको हमेशा वो अचीव करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली इन सेना कंट्रीज जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द ओवर्स इन द डे फास्ट बॉलर्स ही डालेंगे। तो वो तो इनफैक्ट वही है ना, रूल ये भी है कि अगर आपने 80 ओवर के अंदर ऑल आउट कर दिया तो फिर आपको वो कंसिडर नहीं करा जाएगा ओवर रेट के लिए। या तो क्योंकि अब देखो बात ये भी है, अगर आपने ज़बरदस्ती 90 ओवर्स इन्फोर्स करने और फास्ट बॉलर्स बहुत ज़्यादा बॉलिंग कर रहे हैं, और अगर उनको हर मिनट में आके दोबारा बॉलिंग करनी शुरू करनी है, तो उनका भी तो एफर्ट पर ओवर कम होता रहेगा। अच्छा, तो उससे भी डिक्रीज हो रही है। तो क्वालिटी ऑफ द गेम तो वैसे भी डिक्रीज हो रहा है। अगर आप सोचोगे तो जस्ट बिकॉज बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं और वो नाम है एज अपोज टू से नीतीश कुमार रेड्डी, बट अगर बुमराह की बॉलिंग की क्वालिटी ही इतनी डिग्रेड हो जा रही है क्योंकि उनको हर मिनट में आके बॉल डालनी पड़ रही है, तो क्वालिटी तो फिर अगर मैं बात उतना उस लेवल पे कर रहा हूँ कि अच्छा मैंने इतने पैसे दिए तो वो 90 ओवर के लिए दिए, तो मैं वो पर रुपये अगर निकालने लग जाऊंगा, मतलब हर चीज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वही बात है कि अगर आई लाइक द थॉट जो नासिर हुसैन ने दिया है, पर मतलब तरीके से सोचा दिस इज ट्रू कि उसके हिसाब से तो आपकी इंटेंसिटी ड्रॉप हो रही है, तो फिर आपको गेम में शायद उतना मजा नहीं आएगा देखने में। इसका मतलब आपकी जो पर रुपी जो भी क्वालिटी है वो भी डिक्रीज हो रही है, तो क्या वर्थ इट है इधर वे। सेकंड पॉइंट क्या उन्होंने बोला है, आईसीसी अपेरेंटली ये भी रियलाइज करती है कि टेस्ट क्रिकेट की इंटेंसिटी जो है वो भी बढ़ गई है विद ईयर्स। जो 70s और 80s में खेला जाता था गेम, जैसे उससे काफी ज्यादा इंटेंसिटी पे अब गेम खेला जाता है। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है बैटर्स अग्रेसिव कितना हो गए, एंड सो अब टेस्ट मैच में भी एज अ कैप्टन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका वो रहा नहीं। बाय द वे ये आईसीसी खुद मानते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ अपने मन से बना के, आप वो आर्टिकल जाके चेक कर सकते हो, क्रिकेट की वेबसाइट पर है। उसमें ये भी लिखा है कि आईसीसी जानती है ये बात को, समझती है कि अब क्योंकि बैटर्स भी अग्रेसिव हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स अगर एक बॉल बाउंड्री तक जा रही है फिर वापस ला रहे हैं आप, एज अपोज टू बैटर बॉल लीव करते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी टर्न ओवर हो रहा है, वहाँ पे टाइम ऐड हो रहा है। सेकेंडली एज अ कैप्टन यू हैव टू बी ऑन योर टोज मच मोर, बिकॉज अगर बैटर ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है आपको फील्ड चेंजेस बाबा करने पड़ेंगे, उसमें टाइम जाएगा। तो टेस्ट क्रिकेट की इंटेंसिटी उस लेवल पे बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, एज अपोज टू जो मोनोटनी थी आज से 50 साल पहले शायद। तो उसके चलते हुए भी, क्योंकि 90 ओवर का ट्रेडिशन तो तब से चलता हुआ आ रहा है, बट अगर गेम ही बदल गया है तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड एक जो लास्ट पॉइंट ये भी है, आईसीसी कहीं ना कहीं ये भी समझता है कि ठीक है ये सब बोल दिया 90 ओवर वगैरह, बट एट द एंड ऑफ द डे मैचेस खत्म तो हो ही जा रहे हैं ना 5 दिन में। तो क्या फर्क पड़ता है। मतलब ये बात भी ये, और ये ऑफकोर्स आप कहोगे ये तो अजम्पशन पे बेस्ड है कि मैच खत्म हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में ट्रूथ थोड़ी है, एंड ये सही बात है बिल्कुल बोलना, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज के ज़माने में कितने मैचेस ड्रॉ होते हैं, स्पेशली अगर कोई बारिश का सीन ना हो तो हार्डली भी सी, मतलब अब गिन के शायद 10 भी अगर बोल दो पिछले 2-3 सालों में तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, मतलब कह सकते हैं आई डिड नॉट थिंक ऑफ दिस मतलब इन दिस मैनर, क्योंकि
हम लोग बड़ी आराम से कह तो देते हैं कि आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट उसके पीछे मे बी देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसके चलते गेम बदला है। कोई मैच ड्रॉ हुआ अभी तक आफ्टर ऑल द ड्रामा जो भी बॉल को लेके है, ओवर रेट को लेके है, अल्टीमेटली 5वें दिन तक गेम खत्म हो ही गया ना। लॉर्ड्स में हम लोगों ने पता नहीं 30 ओवर लूज करे कम से कम। 30 ओवर्स में एक पूरा सेशन होता है, फिर भी दिन खत्म होने से पहले लास्ट सेशन शुरू ही हुआ था, तभी गेम खत्म हो गया था। अभी वो स्टिक टू क्रिकेट करके निकाला है एक पॉडकास्ट जिसमें माइकल वॉन, एलिस्टर कुक, ये सब लोग बैठते हैं वहाँ पे बात करते हैं। जैसे वो फुटबॉल वर्जन होता है जहाँ पे गैरी नेवेल, रॉय कीन वगैरह सब बैठते हैं, तो उसमें भी अभी कुछ टाइम पहले मेरी फीड पे रील आई थी, और उसमें कोई एक्स क्रिकेटर थे, वो खुद ये चीज़ कह रहे थे कि उनके टाइम से लेके आज के टाइम पे अगर हम टेस्ट क्रिकेट देखें तो आज के टाइम पे इट इज़ मच बेटर, क्योंकि पहले मतलब आप खेलते जाओ और ड्रॉज वॉज एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ रिजल्ट। मतलब कई बार लोग खेलते थे कि हमें ड्रॉ ही कराना है, तो उस टाइम पे पता था जीत नहीं सकते, बोरिंग हो जाता था कई बार फॉर द क्राउड। बट आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि, और उन्होंने स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का एग्जांपल दिया था कि आप क्राउड देख लो कितनी आती है टेस्ट क्रिकेट देखने। उस टाइम पे कहते हैं कि इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, आज के टाइम पे और ज़्यादा क्राउड आती है देखने, क्योंकि इट इज़ मोर रिजल्ट ओरिएंटेड नाउ। ये मुझे नहीं पता, कुड बी वेरी ट्रू, मुझे नहीं, मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा, क्योंकि सुनने में तो ये भी आता है कि टेस्ट क्रिकेट मर रहा है। हाँ, तो आई थिंक वही है ना, कुछ आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज में दैट इज द केस। मतलब इंडिया के अंदर भी लोग नहीं देखने आते टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा, एंड दैट इज वाई कहीं ना कोई WTC फाइनल का जो अभी बाय द वे वर्डिक्ट आ गई है कि वो 31 तक का दे रहे हैं उनको, फाइनल जो है वो वहीं पे होंगे इंग्लैंड में। तो तभी मैं इंडिया का ज़्यादा पॉइंट रखता भी नहीं हूँ, क्योंकि भाई हम लोग वैसे ही भर नहीं पाते स्टेडियम, तो फिर क्या किस बेसिस पे हम लोग मैच नहीं भर पाते। लास्ट टाइम में 100 फुल हाउस इन अ टेस्ट मैच वाज जो सचिन का लास्ट मैच था। ओह, तो काफ़ी पहले की बात हो गई, 12 साल हो गए। उसके बाद बता दो कौन सा फुल हाउस था, या थोड़ा देखना पड़ेगा एक बार, हो सकता है मुझे याद ना हो, बट आई कैन बेट। मतलब व्हाटएवर इट इज, वो पूरा फील्ड था भाई, कल्चर नहीं है यहाँ पे वैसा। हाँ, नहीं है। तो तभी मैं उतना डिबेट करता भी नहीं हूँ, बट मतलब अगर वहाँ के भी एक्स क्रिकेटर्स ऐसा कह रहे हैं कि वहाँ पे भी ग्रो हुआ है टेस्ट कल्चर, तो मतलब इट सेज अ लॉट ऑफ भाई बहुत है, मतलब हाँ, ये कहने की बात है। हालांकि इसमें ये भी थिन लाइन है कि अगर टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग ज़्यादा इसलिए हो रहा है बिकॉज रिजल्ट ओरिएंटेड है, विच मीन्स गेम इज गेटिंग फास्टर। तो वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? फिर T20 के तरीके खेल लो, रिजल्ट तो तब भी आएगा। तो एक थिन लाइन है, बट हाँ, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। एक्स क्रिकेटर्स होने का फायदा तो है ये, बट आई थिंक ये बहुत ही बड़ा मुझे लगता है डिलेमा रहा है इस पूरी सीरीज का। रिगार्डलेस रिजल्ट्स आ रहे हैं देखने को, तो इसके ऊपर भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमें इतना ड्रामा या हल्ला उल्ला करना चाहिए। उसमें आर्टिकल में एक और चीज़ ये भी लिखी हुई थी कि अंपायर्स भी ये सब बातों से एग्री करते हैं, जानते हैं, इसीलिए वो भी प्लेयर्स को ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं अच्छा जल्दी जल्दी चीज़ें कराने का, जो कि कई लोग कह रहे हैं ना कमेंट्री में कि अंपायर्स को भी जल्दी जल्दी करना चाहिए। वो उनका रीजनिंग ये दिया है इस आर्टिकल में कि अंपायर्स भी समझते हैं इस बात को। मतलब आप डे टू डे बेसिस पे ना देखो, आप प्रॉपर डे 5 दिन का टाइम पीरियड लेके चलो, और उसमें अगर मैच खत्म हो रहा है तो ठीक है भाई, आपने अपनी जॉब कर दिया फिर। बट ये एट द एंड ऑफ द डे वंस अगेन एक असम्पशन पे बेस्ड है कि मैच अल्टीमेटली खत्म हो ही जाएगा। हाँ, अगर लॉर्ड्स वाला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया होता तो पूरी दुनिया में वो जो नैरेटिव है ना कि आपने कैसे ये ड्रॉ होने दिया, आपने एक सेशन के बराबर 30 ओवर्स लूज कर दिए, आप रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसमैच ऑफ द गेम, वो जिस लेवल पे फैलता, रिजल्ट आ गया इसलिए बच गए लोग। हाँ, पर मतलब वहाँ पे वो बारिश वाला एंगल भी आ जाता ना, इतनी बारिश हो गई थी स्टार्टिंग में, तो कहीं ना कहीं उस पर भी ब्लेम जा सकता था कि बारिश नहीं हुई होती तो शायद खत्म हो जाता मैच। हो सकता है। जो लास्ट नाइट में बोलूंगा विच इज द चैटर अबाउट बुमराह, ये हम लोग हर मैच में बात करेंगे इस चीज़ की। मुझे ना बड़ा अच्छा लगा, मैंने इस बार क्योंकि मैं दूसरों का भी पर्सपेक्टिव जानना चाहता, तो मैंने कई सारे एक्स क्रिकेटर्स के भी वीडियोस और स्निपेट्स देखे हैं, तो दे आर फाइनली कॉलिंग दिस आउट। भाई गावस्कर जी ने क्या बोला था मैच खत्म होने के विदिन 2-3 डेज? मुझे याद है हमने सीरीज के पहले मैच में ये बात करी थी, तो लोगों का कमेंट्स भी आते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। हाँ, बट नाउ द क्रिकेटर्स आर आल्सो सेइंग द सेम थिंग। नहीं, उनने ऐसा करके कुछ बोला कि जैसी मैच खत्म होता है कि आप 2-3 दिन का ब्रेक लो, एवरीबडी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द 4th टेस्ट मैच, दिस इज नॉट अ हॉलीडे। बिल्कुल ऐसा कुछ करके बोला भाई उन्होंने। यार मैंने इरफान पठान जी को बोलते हुए सुना, मैंने आकाश चोपड़ा को भी बोलते हुए सुना। पता है लोग बड़ा ऐसे लोग का ना, जैसे आकाश चोपड़ा का तो इन पर्टिकुलर, या विक्रांत गुप्ता, लोगों को मजाक बहुत उड़ाते हैं कि खुद क्या कर रहा है वो कर रहा है, बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि इन लोग की एक काफ़ी हाई लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी है क्रिकेटिंग एरिया में, एंड दे हैव बीन एसोसिएटेड विद द नेशनल टीम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ऐसा भी नहीं है कि ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू अग्री विद ऑल देयर पर्सपेक्टिव्स, आई डोंट, बट कई सारी चीज़ें सही भी बोलते हैं, उन चीज़ों को हमें कंसिडरेशन में लेना चाहिए। मैंने काफ़ी लोगों को बोलते हुए देखा है कि 4th टेस्ट मैच ना खेलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, एंड दिस इज बिफोर ऑल द इंजरीज दैट केम अप। इंजरीज का तो अभी आया है 2-3 दिन पहले,
मैच खत्म हुए हुए तो 1 हफ्ता हो गया, तब से मैं सुन रहा हूँ ये चीज़। और मैं बड़ा खुश हूँ कि लोग फाइनली इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ टेस्ट मैच ही खेलना है। जब इंडियन टीम को आपकी ज़रूरत है तब आप खेलोगे, नहीं कर सकते तो देन डोंट बी अ पार्ट ऑफ द टीम। एंड दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द क्रिटिसिज्म ऑफ बुमराह। हमें पता है मजबूरी है, बट उस मजबूरी को लेके ना आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मिडिल ग्राउंड पे रीच तो करना ही पड़ेगा। नोबडी इज सो बिग कि उनके लिए हम पूरे जो ट्रेडिशन है और जो तरीका है खेलने का वही बेंड कर देंगे। मतलब वही बात हो गई ना, मतलब जो लोग ये कहते हैं ना कि यार वो बुमराह है, वो वंस अ जनरेशन प्लेयर है, शायद द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री हो सकते हैं आगे जाके, मैं बिल्कुल मानता हूँ। पर अगर वो ग्रेटेस्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट भी ऑलरेडी हो गए होते हैं ना, तो भी उनके लिए एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए इन माय ओपिनियन। मतलब वही बात है कि इंडिविजुअल्स को छोड़ के आप टीम का सोचोगे, बेहतर क्या होगा टीम के लिए। ऑब्वियसली अगेन वही पॉइंट आता है कि जिस दिन बुमराह खेलेंगे हमेशा वो टीम के लिए एसेट ही होंगे, बट वो एसेट कितने मैचेस के लिए अवेलेबल है, उस एसेट की वजह से क्या क्या चीज़ें में और चेंजेस करने पड़ रहे हैं, बाकी प्लेयर्स उसके बारे में कैसा फील कर रहे हैं, जो अंदर बाहर जा रहे हैं उनके चलते हुए वो कैसा फील कर रहे हैं, उनकी आगे ग्रोथ कैसे होगी, ये सब चीज़ें आप अकाउंट में लोगे तो कहीं ना कहीं आपको शायद या तो बराबर दिखेगा या फिर शायद आपको थोड़ा नेगेटिव ही दिखेगा वो चीज़। मतलब तुम्हें कुछ ऐसा पता चला है या कोई तुमने ऐसा कोई इंटरव्यू या कोई ऐसा स्निपेट देखा हो जिसमें लोग कह रहे हैं इस चीज़ को एक्चुअली में? मैंने गावस्कर का देखा तुमने? मैंने विक्रांत गुप्ता जी का देखा था। हाँ। उनने तो ऐसे ही कहा, 2-3 टेस्ट मैचेस 2-3 दिन के बाद ही कह दिया था कि आई थिंक बुमराह विल प्ले, एंड वही उसके बाद जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं वो उसके फेवर में ही आई हैं। हाँ, कहते हुए कि जसप्रीत बुमराह विल प्ले द नेक्स्ट मैच। एंड वही मतलब यहाँ पे बुमराह को मैं ऑब्वियसली क्रेडिट भी दूंगा, क्योंकि अगर हम लोग क्रेडिट छीन सकते हैं इस बारे में तो क्रेडिट देना भी पड़ेगा यहाँ पे। देखो अब बात वही है, क्या इस पे क्रेडिट देना बनता है? दिस इज द लीस्ट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ प्लेयर। बट मतलब अगर ये 4 टेस्ट मैच के बाद इफ ही गेट्स इंजर्ड, भाई टचवुड ना हो, बट अगर ऐसा होता है तो मतलब वही बात है ना कि वो मेडिकल टीम ने कहा था आपकी कि आपको 1-3-5 खेलना है, ये थोड़ी कहा कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ही खेलना, ये तो भाई आई थिंक मतलब ये जो भी मैच के लिए आपको क्लियरेंस मिलती है वो आपको इन कंसिडरेशन सबको लेके लिया जाता है कि आपको कैसे खेलना है। आई डोंट थिंक सिर्फ बुमराह का डिसीजन ये होगा कि मैं 1, 3 और 5 खेलूंगा। आई थिंक उसमें मेडिकल टीम भी इन्वॉल्व होगी, उसमें गौतम गंभीर भी इन्वॉल्व होंगे, सबने प्लान करके डिसाइड करा होगा ठीक है 8 दिन का गैप है 3rd और 4th टेस्ट मैच के बीच में, कोई बात नहीं, आप 4th टेस्ट मैच भी मिस करो, उसके बाद जो 2-3 का गैप है वो पूरा एज अ हॉलीडे या फिर मतलब एज अ रेस्ट पीरियड ट्रीट करो, एंड देन आप 5th टेस्ट मैच खेलने आना। तो अगर उस चीज़ को चेंज करते हुए, बिकॉज टीम इंडिया इस टाइम पे इतनी टफ सिचुएशन में है कि अगला जो टेस्ट मैच है वो डू और डाई हो सकता है, क्योंकि अगर वहाँ पे आप जीत जाते हो तो आपने सीरीज लेवल कर दिया, यू हैव ऑल टू प्ले फॉर इन द 5th टेस्ट मैच। अगर आपने यहाँ पे ड्रॉ भी कर लिया तो भी आप लास्ट टेस्ट मैच में जाकर ड्रॉ कर सकते हो सीरीज को, विच वुड बी अ ग्रेट रिजल्ट। बट अगर आप यहाँ पे हार गए उसके बाद आप सीरीज हार चुके हो, फिर खत्म हो चुकी है सीरीज। एंड वही बात है कि जो बाकी लोग कह भी रहे, जो एक्सपीरियंस है टीम इंडिया के साथ इतने, कि अगर हम लोग ये वाला टेस्ट मैच हार जाते हैं तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि फिर 4-1 होगी सीरीज, क्योंकि आप डिमोरलाइज हो जाते हो उस चीज़ से। तो वहाँ पे जसप्रीत बुमराह का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और टीम के लिए वापस आके खेलना, डिस्पाइट मतलब जो भी हो सकता है इसके इम्प्लीकेशंस वो हमें बाद में पता चलेंगे, हो सकता है कुछ भी ना हो, अल्टीमेटली हो सकता है कि शायद इंजरी हो जाए उनको, पर आके वापस खेलना, टीम के लिए खड़े रहना, आई थिंक वो एक लीडर के लिए हम वही एक्सपेक्ट करते हैं। अगर मतलब मुझे ये भी लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर इतना ज्यादा फ्रेजिलिटी है ना तो फिर यू हैव टू टेक अ कॉल ऑन द टेस्ट करियर आल्सो। ट्रू फॉर श्योर। मतलब मुझे तो ये हमने पहले भी डिस्कस करा था कि शायद इस टेस्ट सीरीज के बाद आगे जाके तो होम सीरीज ही आनी है, तो आप शायद काफ़ी टाइम तक रेस्ट कर सकते हो, बट टेस्ट करियर उनका कैसा आगे पैन आउट होना है इस WTC ये जो आई थिंक WTC साइकिल है, आई थिंक दैट्स इज लास्ट साइकिल। आई डोंट थिंक इसके बाद वाली साइकिल वो एज अ टेस्ट प्लेयर खेल पाएंगे, पर मतलब अगर ये लास्ट साइकिल है भी तो इसमें के हिसाब से तो कम से कम एक और खेल सकता है आराम से। अभी कितने 33 है ना, 33 के हो गए, आई थिंक 32 या 33 होंगे, तो 34 के उस टाइम पे हो जाएंगे या फिर 35 के हो जाएंगे। आई थिंक उसके बाद 31 है अभी, 31 है, फिर तो कायदे से खेलना चाहिए उनको। बट वही बात है कि 33 के बाद 32 के होंगे। जसप्रीत बुमराह के साथ यही सीन है कि क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा प्रिजर्व करके उनको रखते हैं बिकॉज ऑफ हिज एक्शन, बॉडी कैसी है उनकी, कितना जल्दी स्ट्रेन पड़ता है। आज से 2 साल बाद 3 साल बाद जसप्रीत बुमराह किस लेवल पे होंगे, कैसे खेल रहे होंगे, इस टाइम पे बैठ के प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड दैट इज़ वाई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी लास्ट WTC साइकिल हो सकती है, पर अगर लास्ट है भी तो कैसे पैन आउट होनी और कहाँ पे उनको खेलना है। अगर आप सिर्फ अवे सीरीज खेलने वाले हो तो पीपल वुड एक्सपेक्ट कि आप फिर पूरी सीरीज खेलो भाई,
मतलब अगर यहाँ से मैच अगर खेल रहे हो तो उसमें जब भी आपको डालने को बोला जाए आप डालो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर आप बाद के लिए रेस्ट कर दो उनको, जैसे हमने पहले टेस्ट मैच के अंदर देखा था। पर अगर वो हो रही है अभी भी, तो फिर मैं वही कहूँगा कि शायद नेगेटिव्स जो है वो शायद थोड़ा वेन ज़्यादा कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। खैर अब हम यहाँ से अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें पिच से यहाँ की। ये भी बहुत, ये आई थिंक सबसे ट्रिकी पिच अब तक की। ओके, लॉर्ड से भी ज़्यादा, मतलब और रादर लेट मी गेट माई सेल्फ टू प्रिडिक्ट कि क्या रहेगा, वो सबसे ट्रिकी है यहाँ पे। ओके, क्यों है मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो इंडिया ने यहाँ पे 9 मैचेस खेले टेस्ट मैचेस क्रिकेट की हिस्ट्री में, एक भी नहीं जीते आज तक। जस्ट लाइक अपना एजबैस्टन, यहाँ पर भी इंडिया आज तक नहीं जीती है। अब यहाँ पे ना जो कंडीशंस है इस एरिया की, मैनचेस्टर की, और जो पिच अल्टीमेटली निकल के आती है ना, वो मेरे लिए थोड़ा सेंस नहीं बनाती। इसकी जो साइंटिफिक रीजन कुछ होगा वो मुझे पता नहीं है, बट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे पहली बात तो शायद बारिश का ही फोरकास्ट आ रहा है। अभी वो पिछले 2-3 से लगातार बारिश हो रही है। हाँ। ऐसा भी मैंने सुना कि पिछले 2-3 दिन से लगातार पिच अंडर कवर्स ही है, निकाल ही नहीं गए कवर्स, क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंटली वहाँ पे बारिश हो जा रही है। 1st और 5th डे पर तो स्पेशली ऑलरेडी फोरकास्टेड है कि बारिश होगी ही होगी। ओवरकास्ट कंडीशंस होने वाली है, यहाँ पे हवा भी चलती है यूजुअली। तो आप समझ रहे हो, मतलब जो मैं आपको एटमॉस्फेयर पेंट करके बता रहा हूँ, या विजुअलाइज भी करो, तो एक टिपिकल इंग्लिश एनवायरनमेंट होने वाला है कि वो ग्रे क्लाउड्स हैं, हवा भी चल रही, थोड़ी ठंड होगी। एंड ऐसे में फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि अच्छा मतलब पिच भी थोड़ी सी ग्रास वास वाली होगी। ये तो हॉस्पिटेबल कंडीशंस है उस टाइप के एटमॉस्फेयर के लिए। बट अल्टीमेटली यहाँ पे जो पिच रही है वो इट्स काइंड ऑफ ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्ट। बिकॉज ऐसा नहीं कि कुछ घास वास रहती है यहाँ पे। एंड इनफैक्ट एक बहुत ही शॉकिंग स्टैट है, इंग्लैंड के जितने भी ग्राउंड्स हैं इन रिसेंट ईयर्स सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ टर्न मैनचेस्टर में मिलता है। ओह, डिस्पाइट द कंडीशंस। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि ये क्यों होता है। तो काफी वियर्ड है। हाँ, मतलब ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी, आप एक्सपेक्ट करोगे घास होगी। प्लेइंग 11 क्या चूज करोगे फिर, और टॉस जीत के क्या करोगे, कितना ट्रिकी होने वाला है। हाँ, या। क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ टर्न हिस्टोरिकली यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं रिसेंट ईयर्स ऑन डे 4 एंड डे 5। तो लास्ट इनिंग में बैटिंग करना आसान भी नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम फर्स्ट इनिंग में अगर आप बॉलिंग कर रहे हो तो आप वहाँ पे मैक्सिमाइज कर सकते हो कंडीशंस को भी। तो आप क्या करोगे, मुझे लगता है बहुत ट्रिकी है यहाँ पे असर्टेन करना। एंड वही है कि मे बी इट्स अ गुड टॉस टू लूज एज वेल। बट अब यहाँ पे देखो ये वाली बात भी आ जाती है, इट्स क्वाइट फ्लैट, मतलब रिलेटिवली यहाँ पे हाई स्कोर्स बनते हुए आ रहे हैं। एंड इसको मैं प्रूव भी करता हूँ। रिसेंट ईयर्स में इंग्लैंड ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे 500 का स्कोर टापा है। अरे यार, एट द सेम टाइम उन्हीं मैचेस में जो ऑपोजिशन है वो 200 के अंदर भी ऑल आउट हुई है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको स्विंग खेलनी आती है तो देयर आर लॉट ऑफ रन्स ऑन दिस पिच, जो कि इंग्लैंड क्योंकि होम टीम है उनको आता ही है बचपन से खेलना। क्योंकि पिच फ्लैट है, आपको बस हवा में जो एटमॉस्फेयर है, जो स्विंग है, उसको काउंटर करना है। जो ओवरसीज टीम होती है, जो दूसरी टीम होती है, उनको यूजुअली स्विंग खेलने में परेशानी होती है। तो पिच भले ही फ्लैट हो, लेकिन अगर आप हवा में बीट हो गए तो आप क्या करोगे? तो आप फ्लैट पिच का फायदा ही नहीं उठा पाते। जहाँ पे 500 रन बन सकते हैं, आप हवा की वजह से 200 भी ऑल आउट हो जाते हो। मतलब आई होप ये टेस्ट मैच जो है बहुत ज़्यादा हाई स्कोर यहाँ पे ना देखने को मिले। मतलब अगर आपने स्विंग काउंटर करनी सीख ली तो यहाँ पे रन बनेंगे। मतलब भाई वो 500 का रन जो टारगेट है जहाँ टपता है ना, वहां से गेम थोड़ा सा आपको लगने लग जाता है कि अरे यार ये तो एकदम ही बैटर्स गेम हो गया। अब देखो वो भी बात है ना, अब यहाँ पे बॉल भी जैसी है आजकल, तो उसमें भी तो फर्क है। तो वो क्या बॉल उतनी स्विंग करेगी भी या उतनी सीम करेगी भी। हाँ, तो शायद टूरिंग टीम का भी फायदा हो जाए। तो यहाँ पे ना मतलब कुछ असर्टेन करना बड़ा डिफिकल्ट है इन माय ओपिनियन। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली हम क्या स्ट्रैटेजी पिच करें, बट वी विल ट्राई टू एनालाइज। एंड यहाँ पर एक और जो मतलब जो डिस्कशन रहेगा, जो मेजर डिस्कशन अदर रहेगा, वो है कि टॉस जीत के हम क्या करें। क्या अगर पाटा विकेट होने वाला है अल्टीमेटली। अब पाटा देखो, अब वो भी हमें नहीं पता ना एग्जैक्टली। इन मॉडर्न सेंस आजकल तो हाँ इंग्लैंड में से पाटा विकेट ही निकालती है। बट मतलब आइडियली जो अभी तक हमने देखा है उसके हिसाब से बेसबॉल यूजुअली तो अभी तक चेस करना ही प्रेफर करता था, पर लास्ट टेस्ट मैच में हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिला। वहाँ पे उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी एंड उन्होंने कहा कि हम लोग पहले बैटिंग करने वाले हैं। अगर इस बार हम लोग देखते, पहली बात तो देखना होगा कि शुभमन गिल टॉस जीतते भी या नहीं जीतते। कुछ ऐसा है भाई, हम लोग शायद 31 जनवरी 2025 के बाद से टॉस जीते ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में। फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी आ गई थी, उसमें हम एक भी टॉस नहीं जीते। उसके बाद IPL स्टार्ट हो गया और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट चल रही है, यहाँ पे हम जीते नहीं अभी तक टॉस। दिस इज जेन्युइनली क्वाइट वियर्ड भाई। 31 जनवरी के बाद से हमने टॉस ही नहीं जीते इंटरनेशनल क्रिकेट में, और उसमें कप्तान भी चेंज हो चुके हैं। पर ठीक है, अगर हम देखें तो
मतलब अगर लाइनअप की बात आएगी यहाँ पे कि हम लोग कैसा लाइनअप रखने वाले हैं, बट इफ आई हैव टू चूज, आई थिंक इंडिया पहले बैट कर सकती है। मुझे लगता है हमें शायद चेस करना चाहिए, चेस करना स्पेशली चाहिए। अगर बारिश का सीन है स्टार्टिंग में, तो क्योंकि दैट इज द टाइम व्हेन यू कुड एक्सप्लॉइट द कंडीशंस। पर चेस करना फिर वो है अगर जहाँ इसमें आपको 2 प्रॉब्लम्स हैं। हाँ इंडिया की तरफ से प्रॉब्लम है कि हम चौथी इनिंग में चेस कर नहीं पाते हैं, या पिछले 10 सालों में। या तो अब क्या आप वो रिस्क लेना चाहोगे? सेकंड, इंग्लैंड की तरफ से प्रॉब्लम ये है कि उनके पास स्पिनर कौन है? बशीर तो गया। हाँ कोई नहीं तो frontline वो proper लेके spinner? आ रहे हैं ना शायद स्पिनर कोई। एक एस्टैब्लिश स्पिनर तो कोई नहीं है। तो शायद 4th इनिंग्स में अगर स्पिन हो भी अवेलेबल तो भी कितना ही स्पिन आप एक्सप्लॉइट कर पाओगे? या तो क्या पता है इंडिया को आसानी हो बैटिंग करने में। तो 2 पर्सपेक्टिव में आई वुड टेक माई रिस्क ऑन चेजिंग। भाई मुझे तो बड़ा डाइसी लगता है। मैंने क्योंकि हमसे नहीं हो पा रहा चेज, लेकिन इंग्लैंड से तो हो ही रहा है। हाँ, पर मतलब इंग्लैंड से नहीं भी हुआ एक बार एजबैस्टन में, आपने देखा कि नहीं कर पाए वो चेज, वो उसी। पर वो 600 रन थे ना। हाँ, पर मतलब फंस गए ना उसमें। आप अगर आपने यहाँ पे भी एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और फिर आपने कहते लास्ट डे पे चेस करके दिखाओ भाई, 500 रन का टारगेट है, 450 का टारगेट है, चेस करके दिखाओ, फिर वो फंस जाएंगे उसके अंदर कि कैसे खेलना है यहाँ पे, क्या हम टिक सकते हैं देर देखो तक। एक और बात ये भी सोचने वाली है कि पिच 2 दिन से कवर्स के अंदर ही रही है, तो पिच डैम्प भी होगी। हाँ, तो पहले दिन में पहले 2 सेशन में बैटिंग करना आसान नहीं मुश्किल होगा, होगा। स्पेशली अगर धूप नहीं पड़ रही होगी तो, क्योंकि पिच में मॉइस्चर रहेगा एंड बॉल फंस के आएगा। ऑन द राइट शॉट्स आप नहीं मार सकते हो, तो वो भी कंसिडरेशन पॉइंट है। हाँ कह सकते हो आप। कायदे से हम देखें तो हमारी बॉलिंग जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है। अगर हम लोग उसके साथ स्टार्टिंग में कुछ अभी तो बैटिंग काफी अच्छी चल रही है। नहीं, बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनकी बॉलिंग से, इंग्लैंड की बॉलिंग से। तो अगर आप वहाँ पे थोड़ा प्रेशर क्रिएट करके विकेट निकाल सकते हो स्टार्टिंग में, तो हम लोग इंग्लैंड को पकड़ सकते हैं। पकड़ सकते हैं। ये बहुत ट्रिकी है, एंड आई गेट अगर कोई बैटिंग पहले करना चाहेगा तो, बट मुझे लगता है शायद बॉलिंग अगर हम करें तो हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, या स्पेशली क्योंकि पिच अंडर कवर्स रही है कुछ टाइम से। कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, अब हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी। ठीक है, सबसे पहले तो गिवन दी इंजरीज, क्या क्या इंजरीज का बता दो भाई। सबसे पहले आई थिंक 3 इंजरीज कंफर्म हो चुकी हैं। अर्शदीप सिंह का जो है स्टिचेस आए थे हाथ में, एंड उसके चलते बॉलिंग कर रहे थे। हाँ, आई थिंक वाशिंगटन सुंदर कोई बॉलिंग कर रहे थे। अच्छा, उनके हाथ में बॉल लगी एंड उसमें कट गया, तो उनके उसी टाइम पे स्टिचेस आ गए थे। बट अब कंफर्मेशन ये आ गया कि अगले टेस्ट मैच से वो बाहर हैं। सभी कह रहे हैं कि शायद 5th टेस्ट मैच से भी बाहर हो ही जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। नीतीश कुमार रेड्डी कल की ही बात है, वो जिम सेशन करते हुए उनके नी का जो लिगामेंट है वो टीयर हो गया। उसके चलते पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं, एंड वो वापस भी अब इंडिया आ रहे हैं इसी टाइम पे। एंड जो हमारे लास्ट प्लेयर हैं विच इज अर्शदीप सिंह की हमने बात करी अपनी, आकाशदीप को इंजरी नहीं हुई है। आकाशदीप का कह रहे हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते उनको रेस्ट करना। ऐसा मैं सुना कि ग्रोइन में कुछ निकले उनके। अच्छा, ओके। तो मतलब मैंने जितना सुना है वो, हाँ, वर्कलोड क्या मैनेज करना है, अभी तो एक ही मैच 2 ही मैच तो खेले हैं। पर वो है ना कि उसमें उनका हो गया भाई। हाँ, तो वो इंजरी कोई एग्रेवेट हुई है, कोई निकल एग्रेवेट हुआ है ग्रोइन में? हो सकता है ऐसा हो, मतलब या तो प्रिकॉशनरी मेजर हो कि भाई अगर हम लोग कर देंगे तो शायद ज्यादा खराब हो जाएगा। मोस्ट लाइकली नहीं, खेल तो नहीं रहे वो, ये वाला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे पक्का। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जितना मुझे पता चला उसके हिसाब से इंजरी उनको नहीं हुई है, बट वो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं। तो अभी वो 5th टेस्ट मैच की कंटेंशन में तो है, पर नोबडी नोस कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बट 4 टेस्ट मैच तो वो नहीं खेलेंगे। ये 3 हमारी प्रॉपर इंजरीज हो चुकी है। अब यहाँ पे इस चीज को ही कंसिडरेशन में लेते हुए हम प्लेइंग 11 बनाने का ट्राई करते हैं, बिकॉज अगर 3 पेस ऑप्शंस हमारे इंजर्ड हो चुके हैं, नीतीश कुमार रेड्डी ने भी विकेट लिए थे, तो बुमराह और सिराज को इस मैच में खेलना ही पड़ेगा। अंशुल कंबोज बाय द वे एज अ बैकअप आए हैं, बट आई थिंक बुमराह एंड सिराज हैव टू प्ले। भाई सिराज का आप कायदे से देखो, हर किसी का इधर उधर कुछ ना कुछ होता है कि इनका वर्कलोड मैनेजमेंट, उनका वर्कलोड मैनेजमेंट। वो लगातार ये पूरी सीरीज खेलता हुआ आ रहा है। अपेरेंटली ही इज दी ओनली इंडियन इन बॉलर ऑब्वियसली जिसने 3 टेस्ट मैच खेले अभी तक इसके अंदर। बाकी सबका इधर उधर चेंज हुआ ही है। प्रसिद्ध कृष्णा बीच में बाहर हो गए थे, आकाशदीप बाद में आया, जसप्रीत बुमराह ने बीच में रेस्ट ले लिया। सिराज इज दी ओनली गाय जो लगातार टेस्ट मैचेस खेलता हुआ आ रहा है, एंड येट हम लोग देखते हैं कि हर मैच में उनकी इंटेंसिटी वैसी रहती है। सेकेंडली, नेवर कंप्लेन्स भाई। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको जरूरत है कि इनसे बॉल डलवानी है और वो कहता है कि यार मैं नहीं डल पाऊंगा अभी, चाहे हालत है या नहीं है, मैं अवेलेबल तो हूँ एटलीस्ट अपने कप्तान के लिए। दैट इज वाई इंग्लैंड के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, एक्सपर्ट्स, सब लोग कहते हैं कि यू ऑलवेज वांट टू हैव सच अ गाय इन योर टीम। कि कुछ भी हो जाए ये बंदा एटलीस्ट अवेलेबल तो है कि मैं करने को रेडी हूँ, चाहे मैं कर पाऊँ अच्छे से एग्जीक्यूट या ना कर पाऊँ, पर मैं आई एम ऑलवेज एज एन ऑप्शन आपके पास रहूंगा ही रहूंगा। दैट इज वाई हर कैप्टन को पसंद भी है। बट हाँ, बुमराह का तो ये चीज़ हो चुकी है, वो खेलेंगे इस टेस्ट मैच को। एंड
बिकॉज बाकी ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है भी नहीं, तो सिराज विल ऑल्सो हैव टू प्ले। तो अब हमारा थर्ड बेसर कौन होगा? क्या प्रसिद्ध कृष्णा होने चाहिए या फिर अंशुल कंबोज? अभी तक मैंने जितना सुना है उसके अकॉर्डिंग तो अंशुल कंबोज होने वाले हैं। सही में? हाँ, एंड वो इससे सुना है क्योंकि पहली बात तो उनका एकदम से वापस बुलाया गया। इट इज़ क्वाइट वियर्ड कि आते ही वो तुरंत टीम के अंदर आ जाएंगे। पर आप देखो तो प्रसिद्ध कृष्णा का उनकी जो लाइन थी उस पर काफ़ी क्वेश्चंस हो रहे थे कि सही लाइन पे बॉल नहीं डाल रहे। प्लस आप देखो तो ये सुनने हर मैच में फोर्थ इनिंग्स में आते हो या फिर थर्ड इनिंग्स में आते हो इम्प्रूव करा अपने आप को। जब एंड में आते आते वो बॉल अच्छी डालने लग गए थे। अनफॉर्चुनेटली इतने विकेट्स नहीं मिल पाए उनको, बट अगर आप देखो तो प्रसिद्ध कृष्णा ने जो 2 मैचेस खेले हैं, दोनों मैचेस में वो 6 की ऊपर की इकोनॉमी से पिटे हैं। भाई आई थिंक वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है भाई। ये चीज़ तो मतलब यूजुअली टेस्ट मैचेस में किसी भी बॉलर से देखने को नहीं मिलता कि आप 6+ की इकोनॉमी से पिट रहे हो। भाई ये तो T20 क्रिकेट में देखने को मिलता है, ODIs में चलो देखने को मिल जाता है, टेस्ट में तो आई हार्डली सी दिस। पर यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिला है। शायद ऐसा है कि इंग्लिश जो बैटर्स हैं उनको मतलब दे फाइंड हिम कंपेरेटिवली ईजियर टू प्ले अगेंस्ट, एंड दैट इज़ उनके अगेंस्ट रन मार पाते हैं वो, एंड उनको विकेट्स भी ज़्यादा नहीं मिल पाते। बट अंशुल कंबोज हैविंग डन वेल अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस, मतलब आई थिंक सबको पता होगा जब हर्षित राणा को बीच में सिलेक्ट कर लिया गया था कुछ दिन के लिए, तब लोगों ने बहुत भी क्या ही ना, वो तो वही लोग जरते हाँ फिर हटा दिया गया। और मतलब अब तो डायरेक्टली आ जाएगा कि कायदे से गंभीर चाहते तो हर्षित राणा को ला सकते थे, पर अंशुल कंबोज को लेके आ रहे हैं। क्लैरिफाई करा था ना कि वो एक इंजरी नर्स कर रहे थे पोटेंशियल, एग्जैक्टली उसको रुकना पड़ा था वहाँ पे। पर मतलब पॉइंट अल्टीमेटली वही है कि आप देखो तो अंशुल कंबोज ने ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव बॉलर्स अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस जब वो इंडिया की तरफ से खेल रहे थे। काफ़ी विकेट उन्होंने निकाल के दिए थे। उस टाइम जब उनको बाहर करा गया था तो बहुत सवाल थे कि एक आदमी जो अच्छा कर रहा है आपने उसको क्यों बाहर निकाल दिया, एटलीस्ट स्क्वाड में तो लेके आओ। अब वो वापस टीम के अंदर आ रहे हैं, एंड अपेरेंटली वही मैं कहूँगा जितना मैंने सुना उसके अकॉर्डिंग तो अंशुल कंबोज शायद स्टार्टिंग 11 में होंगे। बट क्या होने चाहिए? थोड़ा अनफेयर नहीं है प्रसिद्ध कृष्णा के लिए? यार अनफेयर तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ही डिड नॉट गेट टू प्ले मैचेस। 2 मैच तो उनको खेलने को मिले ही हैं, उसके बाद तो कर ही रहे थे यार। हाँ पर मतलब आपने देखा ना कि अल्टीमेटली इंप्रूव करने के बाद भी अगर वो 6+ की इकोनॉमी से मार खा रहे तो कहीं ना कहीं यू विल हैव टू क्वेश्चन। एंड शायद अभी तक तो ये था कि अर्शदीप सिंह अगर फिट होते तो हमें शायद इस मैच में खेलते हुए दिखते वो, क्योंकि बाकी सबको रेस्ट चाहिए होता। बुमराह शायद नहीं खेलते फिर उस टाइम पे, पर अर्शदीप सिंह हमें खेलते हुए दिखते तो ईदर वे वी आर गोइंग टू ट्राई आउट अ न्यू ऑप्शन। अर्शदीप सिंह एक एक्स फैक्टर लेके आते हैं, शायद एक एक्स फैक्टर जो अंशुल कंबोज भी लेके आ जाए टीम के अंदर। अर्शदीप सिंह ऑलरेडी हैज अचीव्ड much more than प्रसिद्ध कृष्णा फॉर इंडिया। हाँ हाईएस्ट विकेट टेकर 2 T20 वर्ल्ड कप्स में रहे हमारे। अब तो T20 आईज में हाईएस्ट विकेट टेकर है इंडिया के, या है अर्शदीप सिंह पेसर्स में आई थिंक सो। उन्होंने चहल को ओवरटेक कर लिया ना? नहीं आई एम नॉट, पता नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं कर लिया, आई थिंक कर लिया है। हाँ इतनी जल्दी? हाँ आई थिंक 90+ विकेट्स है भाई उनके, 90 या आई थिंक 100 कंफर्म करते हैं क्लियरली पहुंचने वाले हैं। या तो अर्शदीप या तो चहल, वही होने वाला है। तो मुझे लगता है अगर अर्शदीप रिप्लेस करते तो इनफैक्ट मुझे ज्यादा, मैंने पहले टेस्ट मैच ही बोला था कि आई वुड गो विद अर्शदीप, तो वो समझ में भी आता है। बट अगर आपने एक बंदे को पहले 2 टेस्ट मैच के लिए बैक करा है कंसिडरिंग हिम एज द फर्स्ट चॉइस ऑफ द ट्रिपलेट, तो फिर आप उनको एकदम से बाहर निकाल दोगे एट द कॉस्ट ऑफ समवन जो कि टीम में थे भी नहीं। तो थोड़ा सा मैनेजमेंट को भी ऐसा ही लग रहा देखने में कि प्लान्स पे श्योर नहीं है अपने, या चेंज हो गया। अब वही बात है, मतलब मैंने तो जो बंदा आपके लिए गुड इनफ थे आकाशदीप और अर्शदीप दोनों के ऊपर स्टार्ट करने के लिए पहले 2 टेस्ट मैच तक, अब वो इतनी भी अच्छे नहीं रहे कि आप कंबोज के ऊपर स्टार्ट करो। ये कंबोज एक फ्रेश स्लेट लेके आ रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा, हाँ वो तो कुलदीप यादव भी लाने वाले थे, उनको नहीं खिलाया अभी तक। कुलदीप यादव का बात करनी पड़ेगी यहाँ पे, पर मतलब मैं कह रहा हूँ एक फ्रेश सेट लेके आ रहे हैं। एंड प्रसिद्ध कृष्णा का एक ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इट्स नॉट लाइक कि दिस इज हिज फर्स्ट टूर। पहले भी वो टूर्स पे आए हुए हैं एंड ही हैज नॉट बीन दैट इंप्रेसिव। वो साउथ अफ्रीका वाले टूर में भी आए थे, 24 वाले, उस टाइम पे भी नहीं लगे थे, जबकि वहाँ तो अच्छा खासा उनका हिट द टेक बॉल है और बाउंस तगड़ा मिलने वाला था वहाँ पे, पर कुछ नहीं कर पाए वहाँ पे। यहाँ पे 2 टेस्ट मैचेस आई थिंक, मतलब अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो भाई फेलियर था वो पूरा एक। जो दोनों टेस्ट मैचेस हम लोग कहे आपके विकेट ज्यादा नहीं है आप पे, एंड अल्टीमेटली आप किस रन से पिटे हो। टेस्ट मैच में ही हैड सेम विकेट्स एज बुमराह, 3 विकेट्स, 5 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा के, एज मेनी विकेट्स एज बुमराह। भाई फिर तो आप कह सकते हो, पर मतलब आई थिंक वही पॉइंट है कि जिस तरीके से शायद वो रन खा रहे हैं उसके चक्कर में मे बी गंभीर एंड द मैनेजमेंट। इवन आई डोंट माइंड अंशुल कंबोज बाय द वे, मतलब आई एम ऑलवेज यू नो इंटरेस्टेड बाय अ न्यू प्रोस्पेक्ट। कुछ एक अलग कुछ लेके आते हैं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ
डेविल्स एडवोकेट प्ले करते हैं कि उनका भी तो बनता ही नहीं, होगा। प्रसिद्ध कृष्णा को लगेगा तो है ही ये चीज़ जो तुमने कही है कि भाई मैं तो था भी टीम के अंदर, आपने मुझे चूज ही नहीं करा इसके बाद, थोड़ा तो अजीब लगेगा। इशू नहीं है, पिछला मैच नहीं खेले वो, सोचने वाली बात है। मे बी एक्सपीरियंस के ऊपर भी आप जाओगे, बिकॉज मैनचेस्टर में अगर बॉल हिल रही है, ओवरकास्ट कंडीशन है, तो यू हैव टू बोल इट अप। एंड वहां पे अगर प्रसिद्ध कृष्णा फिर से वही शॉर्टर देन बॉलिंग कर रहे हैं तो इट्स अ वेस्ट, प्रॉब्लम आएगी। हाँ, तो फिर आप रिग्रेट करोगे कि हमने इनको तोड़ डलवा रहे, लेकिन प्लस अभी नीतीश कुमार रेड्डी भी नहीं होने वाले कि आप रिप्लेस कर दो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन से, तो वो सोचने वाली बात है। 3 ही पेसर्स होंगे आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट है करुण नायर के ऊपर, क्या जा रहे हो? करुण नायर का मैं वही कहूँगा, जितना मैंने सुना अपेरेंटली टीम इज गोइंग विद हिम, एक और चांस उनको मिलने वाला है। एंड अगर मैं इसको इस बात के लिए, हाँ मैं भी यही कहने वाला था, क्योंकि अगर आप देखो तो ये डू और डाई है टेस्ट मैच, एंड अगर यहाँ पे आप वही जस्ट बिकॉज यू वांट दैट विक्ट्री सो बैड, उसके चक्कर में आपने ज़्यादा चेंजेस कर दिए टीम के अंदर एंड ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा उसके चलते हुए, एंड उसके चलते आप टेस्ट मैच भी अल्टीमेटली हार ही जाते हो। मेरा पॉइंट ये है कि ऐसे टाइप के सिचुएशंस में, ऐसे टाइप के मैचेस में यू वांट एक्सपीरियंस इन योर टीम, जो कि ऑलरेडी इतना लैकिंग है इस टीम के अंदर। आप बुमराह को ज़बरदस्ती खिला रहे हो इस टेस्ट मैच में क्योंकि यू वांट टू विन दिस टेस्ट मैच। तो मे बी आई अंडरस्टैंड अगर गंभीर या फिर शुभमन गिल चाहते कि हम टीम के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें एंड करुण नायर को एक और गो दें। मैं इस बात से तो अग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि साई सुदर्शन को तो नहीं निकालना चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस। वो तो स्टार्टिंग एनीवे ही इज गोइंग टू गिव अस मोर इयर्स, तो उसको आप क्यों निकाल रहे हो? वुड हैव बीन अ ग्रेट चांस फॉर हिम कि वो अपने पहले टूर में इंग्लैंड का एक्सपीरियंस ले लेते। हाँ, मैं इस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि अगर आपने करुण नायर को चांस दिया है ना, और इनका फाइनल चांस है, इस सीरीज के बाद उनको चांस नहीं मिलेगा, तो अगर लग रहा है कि इतने सालों बाद अगर वो आ रहे हैं उनको चांस दे तो फिर आप दे दो, पूरा अच्छे से दे दो, फिर कोई कसर ना रह जाए ताकि। हाँ, पर मतलब आई थिंक 3 टेस्ट मैचेस में लगातार आपको इट वाज इनफ। मैं कह रहा हूँ अगर पर हाँ, अगर वो थिंकिंग है तो कुछ गलत नहीं है उसमें, ये तो है। बट साई सुदर्शन के लिए थोड़ा अनफॉर्चुनेट तो है यार, एक मैच के बाद हमने ड्रॉप करा एंड anyway he is going to give you more years and he will be, हमें पता है कि वो खेलेंगे आगे जाके। If we are losing this test match, I think then Sai Sudarshan will get to play the 5th test, क्योंकि फिर 5th टेस्ट करने का क्या पॉइंट है? फिर आप कह दो कि भाई एक ही तो मैच बचा, करुणा को पूरी सीरीज। I think it's just for the experience कि 5th टेस्ट आप खेल लो, आपको शायद चलो 2 मैच का एक्सपीरियंस हो जाएगा अल्टीमेटली इंग्लैंड में आते हुए। फिर मतलब टीम इंडिया फिर उस पर्सपेक्टिव से देख रही होगी ना कि चलो क्या क्या हम लोग गेन कर सकते हैं बची हुई चीज़ से, हारी हुई सीरीज हम लोग, और क्या क्या पॉजिटिव्स ले सकते हैं, तो उसमें शायद साई सुदर्शन को चांस दे दें। अच्छा, अभी हमने ये कहा कि जैसे मैंने कहा कि आई अंडरस्टैंड करुणा को क्यों खिलाएंगे, बट क्या हम चाहते हैं, उस पर क्या थॉट्स है? भाई मैं तो चाहता हूँ साई सुदर्शन को चांस मिले, मुझे भी लगता है। एंड 3 मैच होते हैं काफी। हाँ, काफ़ी होगा, और मतलब वो सेम ही पैटर्न आपका हमेशा देखने को मिला कि यू आर गेटिंग ऑफ टू अ गुड स्टार्ट एंड देन यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट दैट इनिंग्स इनटू समथिंग बिग। मैं फिर से वही कहूँगा कि आपका 303 का हाईएस्ट स्कोर था आपका, एंड उसके बाद नेक्स्ट बिगेस्ट स्कोर इज 40 रन्स। इतना बड़ा गैप, और आपने उसका इनिंग्स खेली है, कम खेलने को मिली है फॉर श्योर, बट मतलब खेली है आपने कि आप एटलीस्ट 50 तो बना सकते थे यार, किसी एक टेस्ट मैच में 50 तो बना देते, वो भी हमें देखने को नहीं मिला। तो क्लियरली देयर आर सम इशूज़, एंड वो जो प्रेशर वाली बात रही है करुण नायर के साथ कि उनके दिमाग में होगा कि आई एम मेकिंग अ कमबैक आफ्टर सो मेनी ईयर्स, आई हैव टू परफॉर्म, टू सम एक्सटेंट थोड़ा प्रेशर होना इंपॉर्टेंट भी होता है ऐसे खिलाड़ी के लिए, हु इज़ मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर ही नोज कि यार अभी मैंने नहीं, इफ़ आई डोंट परफॉर्म ना हो तो शायद मुझे आगे चांस नहीं मिलेगा, मुझे आगे याद नहीं रखा जाएगा। तो उतना प्रेशर तो होना भी चाहिए यार खिलाड़ी पे, यही तो एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर आपकी एज हो जाती है देन यू आर एबल टू हैंडल दैट प्रेशर। यही प्रेशर आप साई सुदर्शन पर भी डाल दोगे तो फिर हो जाएगा कि एक यंगस्टर है, उसको ऑलरेडी इतना आइडिया नहीं है, वो ऑलरेडी कंफर्टेबल नहीं है, और आपने प्रेशर और डाल दिया। पर करुण नायर हु इज़ ऑलरेडी 33 years old, आई एक्सपेक्ट यार दीज मेच्योर गाइज टू मतलब इमर्ज एज लीडर्स इन द टीम, पर वो करुण नायर नहीं कर पाए अभी तक टीम के अंदर। तो हमारे लिए साई सुदर्शन खेलने चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से खेलने चाहिए। तुम कह रहे हो कि अपैरेंटली करुण नायर खेलेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि अभी हम इंजरीज की बातें कर रहे हैं, बट वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट ऋषभ पंत। उनकी एज सच इंजरी बाहर निकालने लायक शायद ना हो, लेकिन इट्स नॉट अ जोक। मैंने ऋषभ पंत का जो इंजरी के ऊपर रिपोर्ट्स हैं वो ये पढ़ी हैं कि अपेरेंटली मतलब अब बहुत ज़्यादा, अभी तो वैसे 2-3 दिन है टेस्ट मैच स्टार्ट होने में, तो इट माइट गेट बेटर, बट अभी भी इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है कि वो मैच ना खेल पाए, जस्ट कि कुछ नील पड़ा हुआ है उनकी उंगली पे, एंड उसके चलते उनको विकेट कीपिंग में, फील्डिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एंड रवि शास्त्री ने ये चीज़ अभी बोली थी, एंड उनसे ये चीज़ पूछी गई थी क्या ऋषभ पंत, इफ़ ही इज़ नॉट विकेट कीपिंग देन शुड ही प्ले द टेस्ट मैच, तो उनने कहा नहीं।
उन्होंने ऐसा कहा कि पहली बात तो आपको फिर एक कीपर खिलाना पड़ेगा साथ में उनके, एंड सेकेंडली जिस तरीके की इंजरी उनको हुई है, उनने कहा कि मैं उसको फील्डिंग करता हूँ, ये भी बहुत बड़ा रिस्क होगा, अगर वहाँ पे वापस लग जाती है तो फिर एक एग्रेवेट हो सकती है। भाई लोगों को लोग रियलाइज नहीं करते, लेदर बॉल से जब बॉल उंगली पे लगती है इन अ बैड कैच, एंड ये भी एक बहुत बड़ा एक अननोन फैक्ट है शायद, बट नो क्रिकेटर इज 100% फिट एवर इन टर्म्स ऑफ हिज हैंड्स। हाँ, कैसे हमेशा मोर और लेस कोई ना कोई उंगली सूजी ही होती है। मतलब 90% क्रिकेटर्स को देखो तो जब वो फील्डिंग करने आते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ तो बंदा ही होता है किसी उंगली पे। कभी ऐसा होता ही नहीं है कि आपकी आप 100% वो हो। मोर ऑफन देन नॉट आपके करियर में ऐसे ही होता है कि आपकी कोई ना कोई उंगली या तो डिसलोकेट हो रखी है या सूज रखी है, एंड वो जो सूजती भी है ना भाई, मतलब यू कैन नॉट इवन बेंट इट, झंझना जाती है भाई उंगली कुछ ज्यादा ही। आपने छू भी दिया ना बहुत दर्द होता है उसके ऊपर। मेरे साथ तो मेरी उंगली डिसलोकेट हो रखी है परमानेंटली, वो पता नहीं होता उस टाइम पे, वो लग रहा था कोच बोलता है कुछ नहीं हुआ खेलो जाके, उसमें दर्द में आदमी खेल रहा होता है, पता ही नहीं चला कि डिसलोकेट ही हो गई। तो ऐसे में ये एक्सपेक्ट, मतलब ऋषभ पंत ने जो चौथी इनिंग में बैटिंग करी थी कितना डर के खेल रहे थे भाई। तो मुझे तो लगता है कि हाँ, मतलब ये हम लोग एक टेस्ट मैच को मिस करके अगर वो ठीक हो जा रहा है बंदा, एंड अगर जेन्युइनली कोई, जैसे अगर फ्रैक्चर वाला सीन है ना, आई थिंक ही शुड नॉट प्ले। हेडलाइन फ्रैक्चर भी है पर फ्रैक्चर शायद नहीं है। अगर नॉर्मल सूजन है एंड उस लेवल तक है कि आप खेल सकते हो तो श्योरली खेलना चाहिए, बिकॉज ऋषभ पंत इज टू बिग ऑफ अ मैच विनर टू मिस आउट ऑन। हाँ, और कई लोग जो कह रहे हैं कि ध्रुव जुरैल की कीपिंग ज़्यादा बेटर है, ये वो है, मैं समझता हूँ किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो, बट ध्रुव जुरैल ने भी मेरे ओपिनियन में कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं करा। जो उन्होंने डाउन द लेग साइड 22 जितने छोड़े हैं, इट वाज नॉट अ गुड साइड। 63 रन आपने एक्स्ट्रास के दिए थे लास्ट, आपने इनिंग में 27 रन 22 के दिए थे, 22 रन से हारे थे। उसे कोई बात ही नहीं कर रहा, वो उसे कैच की बात करने जा रहे हैं लोग। वो थोड़ा न्यूट्रल होकर बात करनी चाहिए। एंड मतलब मेरा कहने का एक क्वेश्चन ये भी था कि अगर ऋषभ पंत इज गुड इनफ टू बैट, आप कह रहे हो कि हम चलो उसको थर्ड मैन या फाइन लेग पे लगा देंगे कहीं पे जहाँ पे बॉल आपको बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी से ना देखने को मिले, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब लोग ये कह रहे हैं कि जुरैल को फिर एज अ कीपर खिला लो और पंत को एज अ बैटर खिला लो टीम में, बट मुझे लगता नहीं रियलिस्टिकली वो पॉसिबल है। क्यों? किसी ने खिलाओगे? जुरैल को? नीतीश कुमार रेड्डी। अच्छा, क्योंकि अब वो चले गए। हाँ, ये कर सकते हैं। ये जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग यही है कि ऋषभ पंत विल प्ले, क्योंकि द टीम कैन नॉट मिस आउट ऑन द बिगेस्ट मैच विनर इन पास्ट 5 टेस्ट ईयर्स। अगर आप देखो तो अगर उन पे आप मिस आउट करके इन अ मस्ट विन मैच, और ऋषभ पंत ऐसा है कि वो बैटिंग कर सकते हैं, फील्डिंग्स में अगेन थोड़ा वो चांस लेना पड़ेगा उनको, पर बैटिंग करने लायक वो हैं, विकेट कीपिंग वो नहीं कर सकते। हाँ। पर वही पॉइंट है कि खेलेंगे तो एज अ विकेट कीपर नहीं खेलेंगे, सिर्फ एज अ स्पेशलिस्ट बैटर खेलेंगे। नहीं, और मेरा दूसरा पॉइंट नहीं कि अगर तुम कह रहे हो कि नीतीश कुमार रेड्डी की जगह ध्रुव जुरैल खेल रहे हैं तो फिर कुलदीप यादव नहीं खेल सकते? खेल सकते हैं। कैसे? बैटिंग कम होगी। हाँ वही ना, तो आइदर कुलदीप यादव विल प्ले और ध्रुव जुरैल विल प्ले। वॉशिंगटन तो बाहर नहीं हो गए भाई। अब वही बात है ना, मतलब अगर हम लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी बाहर हो रहे हैं, ध्रुव जुरैल खेल रहे हैं, एंड बाकी की टीम वैसी की वैसी है, तो मतलब आप फिर ऐसा कह रहे हो कि जसप्रीत बुमराह, जिनको हमेशा कुछ ना कुछ एक चाहिए होता है अपने साथ कवर अप करने के लिए, वो फिर बाकी लोगों को कवर अप करने पड़ेंगे। एंड पूरा पॉइंट अल्टीमेटली जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यही निकल के आया है कि ध्रुव जुरैल खेलेंगे, ऋषभ पंत के साथ खेलेंगे। एंड जो सुबह सुबह रिपोर्ट आई है आज, अब पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले, वो यही है कि कुलदीप यादव इज ऑल्सो लाइकली टू प्ले। मुझे ये लगता है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग को कुलदीप यादव खिलाना है, जडेजा बाहर नहीं होंगे, वॉशिंगटन बाहर नहीं होंगे, ठीक है, तो या तो जडेजा नंबर 6 पर खेले, वॉशिंगटन नंबर 7 पर खेले, एंड नंबर 8 पर फिर कुलदीप यादव आ जाए विथ 3 पेसर्स। ऐसे में जुरैल नहीं खेलेंगे। तो अब बात जुरैल और कुलदीप के बीच में है। अब मैं कह रहा हूँ कीपिंग क्या हम केएल राहुल से नहीं करा सकते? ये भी मैंने सुना था, पर लोग कह रहे हैं कि भाई केएल राहुल से कीपिंग कराएंगे तो ये चीज़ इंक्रीज ही होने वाली है। क्या? जो हमने एक्स्ट्रास देखे, जो हमने बाइस देखे, कि क्वालिटी जो है कीपिंग की वो काफ़ी ड्रॉप हो जाएगी। केएल राहुल अभी तक बीच में हमारे जब पंत इंजर्ड थे तो ओवरसीज कीपर केएल राहुल ही थे। और वो क्या, इवन एक टेक्निकल डिफरेंस होता है, मैं आपको समझाता हूँ।
विकेट कीपर बैटर और बैटर विकेट कीपर दो अलग चीजें होती है, ठीक है? तो केएल राहुल इज अ बैटर विकेट कीपर, इज नॉट अ विकेट कीपर बैटर। एंड ऐसे लोगों के लिए ओवरसीज में कीपिंग करना आसान होता है। क्यों होता है? क्या पीछे होता है विकेट से ज़्यादा। पेसर्स पे आपका वर्कलोड इतना कभी नहीं होगा एज अ कीपर जितना स्पिनर्स पे होगा। आपको हर बॉल पे स्क्वाट करना पड़ रहा है, तो आपकी बॉडी में वियर एंड टेयर ज़्यादा जल्दी होगा और आप मेंटली फटीग ज़्यादा जल्दी करोगे। तो ओवरसीज एक मीडियोकर कीपर के लिए भी कीपिंग करना ज़्यादा आसान है एज अपोज टू स्पिनर्स के अगेंस्ट इंडिया में करना। वहाँ पे फिर हम लोग को इसीलिए केएस भरत खिलाने पड़ते थे, स्पेशलिस्ट कीपर खिलाने पड़ते थे। तो एक मैच के लिए केएल राहुल कर सकते हैं वो, तो मुझे लगता है। करने को तो आप करा सकते हो उनसे, बट तो तुम जोरेल खिला रहे हो फिर तुम कुलदीप नहीं खिला सकते भाई यार। अब जो रिपोर्ट्स उसके अकॉर्डिंग खेल रहे हैं तो कौन निकल रहा है? वॉशिंगटन निकल रहे हैं। हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। आई एम नॉट क्लेमिंग कि ये सब हो ही जाएगा, बट वॉशिंगटन ने पिछले मैच में 4 विकेट निकाले हैं। हाँ, वही मैं तभी कह रहा था कि भाई वो अनफेयर तो उसके लिए भी है फिर, है ही। मतलब वो वही बात है कि सिचुएशन ऐसी खड़ी हुई है कि इस टाइम पे आप जिसको निकालोगे वो अनफेयर तो फील करेगा ही करेगा। नहीं तो सिचुएशन आप बना रहे हो ऐसी, मुझे लगता है कि आप कर सकते हो उसके बिना भी। मतलब केएल राहुल को अगर रेडी हैं, क्योंकि केएल राहुल के साथ भी हमने ये चीज़ देखी है कि आई डोंट रिमेंबर ये चीज़ किसने बोली थी, बट उनसे बात ऐसी हुई थी टेस्ट मैचेस के दौरान जो है कि क्या आप विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो। मिस्टर अनंत आ गया हमें पॉडकास्ट में, हाँ, उनने ये चीज़ कही थी। तो उनने कहा था मैं अभी विकेट कीपिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहा, जब ओडीआईज T20s होंगे उस टाइम पे मैं, ओडीआईज स्पेसिफिकली T20s में उस टाइम पे थे नहीं, जब ओडीआईज आएंगे तब मुझे बोला गया कि मैं तब कीपिंग की प्रैक्टिस करूँ। लास्ट टाइम केएल राहुल ने विकेट कीपिंग जो है आई थिंक कब करी थी भाई लास्ट टाइम कीपिंग? नहीं, टेस्ट मैचेस में हो गया टाइम प्रॉब्ली। आई थिंक वो था 24 का साउथ अफ्रीका जो टूर था हमारा, जिसमें उन्होंने 100 भी लगाई थी एक सेंचुरियन में, वो लास्ट था जहाँ पे उन्होंने करी थी कीपिंग। उसके बाद फिर पंती आ गए ना वापस। पंती वापस आ गए। उसका जो इंग्लैंड वाली सीरीज थी उसमें भी अल्टीमेटली हम जुरेल आ गए थे टीम के अंदर, वो इंजरी हो गए थे, बाहर हो गए थे। तो पिछला पूरा साल उन्होंने वैसे भी टेस्ट मैचेस में कीपिंग नहीं करी है। पिछला पूरा साल क्या 1.5 साल अब कीपिंग नहीं करी है। अब हम डायरेक्टली एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे आके वो अच्छी कीपिंग भी कर जाए, तो मतलब मे बी दैट इज वाई पीपल आर सेइंग कि केएल राहुल से कीपिंग नहीं कराई जा सकती। शायद ये रीजन हो सकता है उसके पीछे का। मतलब मैं समझता हूँ इस बात को, बट फिर आप क्या कह रहे हो? मतलब या तो फिर आप ये कहो कि हम, क्योंकि वॉशिंगटन बाहर क्यों हो यार? मतलब पॉइंट ये कि अगर आप ये कर दो ना, फिर आप करुण नायर को बाहर करो, तो ऊपर 3 पे कौन खेलेगा? जुरेल खेले। कई लोग वॉशिंगटन के लिए भी कह रहे हैं। हाँ, मैंने सुना है कि वॉशिंगटन 3 पे खेल सकते हैं। हाँ, ये प्लस ये एक चीज आई भी थी बीच में कि उसको 3 पर ट्राई कराया जा सकता है। ये मैं इससे अग्री नहीं करता हूँ पर्सनली, बट मैं कह रहा हूँ अगर इफ द सिचुएशन डिमांड्स, क्योंकि पंत हर मैच में थोड़ी इंजर्ड रहेंगे, एक ही मैच के लिए एक्सेप्शन है ना। तो वॉशिंगटन क्यों बाहर हो? तो परफॉर्म करे, करुण नायर को बाहर करो फिर। हाँ, मतलब अगर ये चीज़ होती है तो मे बी आई वुड बी मोर हैप्पी विद दिस, क्योंकि जो बंदे परफॉर्म कर रहे हैं उनको बाहर होना पड़ जाएगा इसके चक्कर में, तो वो सही बात नहीं होगी। बट मतलब जो पूरी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो बात है वो यही है। और मतलब अल्टीमेटली अगर हम लोग उस बात पे चले कि करुण नायर भी खेल जाए, वॉशिंगटन भी खेल जाए और ध्रुव जुरेल को हम लोग एज अ कीपर ना लेके आए, तो बेसिकली पॉइंट वही निकल के आ रहा है कि अगर आपको केएल राहुल से कीपिंग करवानी है तो ही आप वो जो पूरा टेम्पलेट है मेंटेन करके रख सकते हो, वरना फिर आपको शायद चेंज करना पड़ जाएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से कुलदीप यादव मस्ट प्ले। अब मुझे लगता है वो कोई नहीं तो गिवन जैसे तुमने अभी बात करी कि कितना टर्न ऑफर करती भी है विकेट जो है मैनचेस्टर की, जबकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते उस चीज़ को। अगर मैनचेस्टर की पिच ऐसे टर्न ऑफर कर रही है तो फिर स्पिनर तो बिना वैसे भी हाँ करेगी या हाँ। मुझे लगता है हम उसको मिस आउट कर रहे हैं। आई थिंक हमें नहीं करना चाहिए। ऑल्दो बात वही है कि हम 3 स्पिनर्स खिलाएंगे। हाँ, ये बात है, पर मतलब इंग्लैंड शायद मैक्स 1 स्पिनर खिलाने वाली है। ये हम डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं अगर करुण नायर परफॉर्म कर चुके होते हैं। हमारे बैटर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, हमारे ऑलराउंडर्स उनसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन फिर अपने बैटर्स पे करना चाहिए। तो फिर बैटिंग में हमारी छोटी हो जाएगी नंबर 8 पर। नंबर 8 पे हाँ वो तो है ही। केएल राहुल जायसवाल ओपनिंग, अपना जुरेल मान लो नंबर 3, गिल नंबर 4, ऋषभ पंत नंबर 5, जडेजा नंबर 6, वॉशिंगटन नंबर 7, खत्म। नंबर 8 पे कुलदीप, फिर 3 पेसर्स। तो एक फिर कॉन्वर्जेशन ये भी हो रही है कि क्या आपको शार्दुल को खिलाना चाहिए नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर, क्योंकि मतलब वही आप ऐसे अगर सोचोगे, बुमराह अगर खेल रहे हैं और सिर्फ 3 पेसर हैं, बुमराह के ऊपर भी विद इन द गेम भी वर्कलोड का चक्कर पड़ेगा कि हम इतने वो नहीं डाल सकते। इस बात का प्रूफ पिछले मैच में भी था जब रूट बैटिंग करने के लिए आए थे एंड बुमराह नहीं डाल रहे थे। तो ये चीज़ इरफान पठान ने भी कही थी। तो अब आप ऐसे सोचो, अगर आप ओपनिंग स्पेल डाल रहे हो 5-5 ओवर का बुमराह सिराज से मान लो, फिर सेकेंड स्पेल में आप एक एंड से मान लो कृष्णा अगर खेले उनको ले आए, दूसरे तरीके से कौन डालेगा वो? फिर स्पिनर लाना पड़ जाएगा। या मतलब वैसे भी आप कायदे से देखो तो
अगर हमें अपने लाइनअप के साथ कम से ज़्यादा कम टिंकर करना है एंड टेम्पलेट वही रहे, कॉम्बिनेशन वैसा ही रहे, तो कायदे से नीतीश कुमार रेड्डी की जगह अगर शार्दुल ठाकुर आ रहे हैं तो वो बेस्ट ऑप्शन वही होगा, क्योंकि दोनों फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं. वैसे भी आप देखो तो मतलब बॉलिंग शायद शार्दुल ठाकुर नीतीश कुमार रेड्डी से बेटर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग ऑलराउंडर है वो. एंड सेकेंडली बैटिंग में भी नीतीश कुमार रेड्डी ने बैटिंग करी है ऑब्वियसली, बट मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही तगड़ी कर दी हो. तो शार्दुल ठाकुर शायद बैटिंग से भी उस चीज़ में मैचअप कर सकते हैं. पर मतलब फिर वही बात है कि अब कुलदीप यादव का पत्ता कट जाएगा इससे टीम के अंदर से, क्योंकि क्या आप सिर्फ 3 पेसर्स खिलाने के लिए काफ़ी है मैनचेस्टर में, स्पेशली अगर बारिश का चांस है तो. वुड यू नॉट वांट टू एक्सप्लॉइट द कंडीशंस? मतलब अगर हम लोग कह रहे हैं कि टर्न भी ऑफर होगा तो हमारे जो ऑफ स्पिनर होंगे उनको भी हेल्प मिल सकती है उसके चलते हुए, जडेजा को हेल्प मिल सकती है. एंड कुलदीप यादव अगर हम लोग खिला रहे हैं अल्टीमेटली तो एक वो प्रॉपर बॉलर ही हो गए, उनसे भी आप प्रॉपर कोटा करवा सकते हो जितने भी आपको करवाना है उसका. कुलदीप और शार्दुल साथ में तो नहीं खेल सकते. हाँ, एक ही खेलेगा. एंड गिवन की बुमराह की क्या सिचुएशन है, फिर क्या हम कुलदीप को खिलाएंगे या फिर शार्दुल को? मतलब उसके हिसाब से तो कायदे से ऑब्वियसली यू वुड वांट कि शार्दुल ठाकुर जैसा प्लेयर हो जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करे. मुझे ये भी लगता है कि इन प्रिंसिपल ज़्यादा बड़ा विकेट टेकर कौन है. हाँ, और शायद फिर उसके चलते विकेट टेकिंग जो आपका पूरा जॉब है उससे शेयर हो जाएगी. शायद बुमराह पे कम लोड है उसके चलते भी. बिकॉज कोई पेसर है पर वो विकेट टेकर नहीं है, तो उससे अच्छा हम एक स्पिनर जो कि विकेट टेकर उसको ना खिलाएं, जो अश्विन के साथ होता था. मतलब आप सिर्फ ओवर डालने के लिए थोड़ी करवा रहे हो कि हमें ओवर डलवाने हैं लोगों से. आपको ये भी तो देखना है कि आपको 20 विकेट लेने हैं. तो अगर कुलदीप यादव इस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि मैं विकेट ले लूंगा, तो उससे भी बुमराह की हेल्प ही होगी अल्टीमेटली. तो ये सोचने वाली बात है. मतलब मुझे लगता है कि कुलदीप यादव का इवन इफ इट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं शायद नंबर 8 पे बैटिंग ना रखें, हाँ, एक रिस्क लेना बनता है नाउ और नेवर. अब लास्ट मैच में हम हार गए मैच, फिर खिला के वैसे भी फायदा नहीं. क्या पता उसमें काम कर भी जाए फिर हमें लगे कि यार की पूरी सीरीज और कर लेना रिग्रेट चाहिए था. तो क्या फाइनल प्लेइंग लाइन हमारी लग रही है फिर? आई थिंक केएल राहुल एंड जायसवाल ओपनिंग. नंबर 3 पे आई स्टिल थिंक, मुझे लग तो रहा है कि करुण नायर के साथ ये लोग जा रहे हैं. मैं आई एम टेलिंग यू व्हाट द सोर्सेस से एंड अभी तक जो निकल के आया. नंबर 3 पे करुण नायर, नंबर 4 पे शुभमन गिल, नंबर 5 पे ऋषभ पंत, नंबर 6 पे ध्रुव जुरैल होने वाले हैं. अच्छा. नंबर 7 पे रविंद्र जडेजा होने वाले, नंबर 8 पे कुलदीप यादव होने वाले हैं, नंबर 9 पे, हाँ मुझे ऐसा लगता है, नंबर 9 पे हमारे जसप्रीत बुमराह होंगे, नंबर 10 पे हमारे सिराज होंगे और नंबर 11 पे हमारे अंशुल कंबोज होंगे. चलो सर मुझे लगता है या स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग मुझे ये भी लगता है कि एक हमारे पास आउटसाइड चांस है. अगर हम लोग पेसर्स को सी ऑफ कर लें, इंग्लैंड के पास स्पिनर्स में कोई बहुत ज़्यादा हेल्प होने नहीं वाली. हाँ यार, स्पेशली अगर हम लोग मान लो चेस करने पे आते हैं चौथी इनिंग में, आई थिंक वी जेन्युइनली हैव अ चांस. नहीं वैसे भी आप देखो तो जितनी ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड इंग्लिश बैटर्स है अगेंस्ट लेग स्पिन स्पेसिफिकली, भाई यहाँ पे वही जो हम लोग कह रहे हैं कि डू और डाई जो पूरा नैरेटिव है इस पूरे गेम का, यहाँ पे अगर आपने उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करके अगर रिजल्ट निकाल लिया तो भाई वो फिर वो अभी तक जो हम थोड़े से मुरझाए हुए हैं, क्योंकि भाई मतलब जीत सकते थे लॉर्ड्स वाला टेस्ट मैच पर हम लोग हार गए, जिसके चलते हम लोग 2-1 अभी डाउन है. जैसे 2-2 हुआ फिर ओवल में तो भाई आपको तोड़ना है दूसरी टीम को एकदम ही. पूरे फैंस भी वैसे ही जागेंगे और टीम भी वैसे ही जागेगी. एंड बात वही है ना कि इंग्लैंड अगर ये सोच रही है कि हम स्पिनर की जगह पेसर ले आएंगे, देखो आप हर पेसर से पूरे दिन बॉलिंग करा नहीं सकते हो. अल्टीमेटली ओवर रेट वाला क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में बोला था वो इवेंचुअली आएगा ही आएगा. तो आपको रूट वगैरह से बॉलिंग करानी ही पड़ेगी या फिर जो नए स्पिनर आएंगे. एंड ऐसे में एक वो अच्छा पीरियड हो सकता है हर एक इनिंग में जहाँ पे इंडियन बैटर्स डोमिनेट कर सकें. इफ़ यू कैन जस्ट सी ऑफ द पेसर्स विदाउट लूजिंग योर विकेट्स, प्रेशर ओवर रेट का फिर उनके ऊपर होगा ही होगा. हाँ, एंड उसके चलते हुए वो इजी बॉलर्स आपको मिलेंगे, गिफ्ट मिलेगा. तो मुझे लगता है कि हम सेंसिबली खेलें, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप. हमने एज बैशन में भी कहा था कि देयर इज नो रीजन व्हाई वी शुड नॉट बी विनिंग दिस. आई थिंक यहाँ पर भी वो चीज़ बनती है. इंग्लैंड के लिए अगर मैं बोलूँ, एक ही चेंज मोस्टली अगर बशीर जाएंगे तो क्या जो भी स्पिनर आएंगे उनके वो वहाँ पे खेलेंगे. बेथल आ सकते हैं? नहीं, जेकब बेथल नहीं आ रहे ना अपेरेंटली. एक मिनट लेट मी चेक, मैं उनका नाम भूल गया, जिनका जेम्स करके उनका नाम था. हाँ. जो आए हैं टीम के अंदर. आई कुड नॉट चेक, पर वो भी टीम के अंदर ही आई थिंक एज अ वही स्पिनिंग ऑप्शन आया एंड डायरेक्टली वही टीम के अंदर आ जाएंगे. अच्छा, वो डायरेक्टली खेलना है. हाँ, तो फिर तो चलो कोई डिस्कशन है ही नहीं इसके ऊपर. या अगर वो भी खेल रहे हैं, देखो वन सेकेंड अगर मैं स्ट्रैटेजिकली बात करूँ, देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गाय. सेकेंडली मुझे लगता है अगर आपने बैट्समैन को डिच कर दिया और आपको रिजल्ट मिल गया है,
अब स्टिक टू इट। आपने जिस तरीके से ग्राइंड आउट करी है विन, काफ़ी रिस्पेक्ट बनती है। इफ़ यू कैन कंटिन्यू विद दैट टेम्पलेट, तो मुझे लगता है कि वो कोई ईगो की बात ही नहीं है यहाँ पे। बेसबॉल अगर छोड़ सकते हो छोड़ दो। आई वुड लव फॉर इंग्लैंड टू प्ले द वे दे डिड इन लॉर्ड्स। मतलब पॉइंट ये है कि आप उस आइडेंटिटी को छोड़ो, आप रिजल्ट्स पे फोकस करो। जो भी आइडेंटिटी आपको रिजल्ट लाके दे रही है, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी आपको रिजल्ट लाके दे रही है, उस पे फोकस करो, क्योंकि अल्टीमेटली बेसबॉल करते करते अब काफ़ी साल हो चुके हैं। 2 WT साइकिल हमने देख लिए जिसमें आप आस पास भी नहीं आए हो भाई। ऐसा भी नहीं है कि आप एंड तक रहे हो कि आप कंटेंशन में आ जाओगे, ये टीम हार जाएगी वो जीत जाएगी तो शायद आप फाइनल में पहुंच जाओगे। जैसा कि इंडिया का एकदम एंड लास्ट मोमेंट तक यही चीज़ थी भाई। BGT वाले में पूरे टिके हुए थे, आप इतने टेस्ट मैच जीत जाओ यहाँ पे तो आप पहुंच जाओगे अल्टीमेटली। या फिर हम लोग ऑस्ट्रेलिया को देखे जिनने तो मतलब चलो हार गए अल्टीमेटली, वो चीज़ अच्छी है, बट मतलब उनने मेंटेन करा है भाई कि वो हर बार आ रहे WTC फाइनल में। तो इंग्लैंड उसके आस पास भी नहीं है। मतलब ब्रेंडन मैकलम, बेन स्टोक्स, चलो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ देखने में, बट सवाल आएंगे कभी ना कभी, अभी नहीं तो कुछ महीने बाद आएंगे जब आपके रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे। कभी ना कभी वो चीज़ आएगी। तो फोकस ऑन गेटिंग रिजल्ट्स रादर देन कि हमें किस आइडेंटिटी के साथ खेलना है, क्योंकि आइडेंटिटी वाला भी एक टाइम पीरियड आपको दिया जाता है कि आप जैसे आप सिर्फ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट, ये फुटबॉल में भी आप चीज़ देखते हो। एक टाइम तो आपका देखा जाएगा कि आपकी आइडेंटिटी इंस्टॉल करनी है, हमें ऐसे खेलना है, दिस इज जो ट्रस्ट द प्रोसेस करके लोग कहते हैं आर्सेनल। हाँ, कुछ साल हो जाएंगे, कुछ महीने हो जाएंगे, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा भाई ट्रस्ट द प्रोसेस छोड़ा, आपके रिजल्ट कितने आए हैं? हाँ। और वो इंग्लैंड का अभी तक कुछ नहीं आया है। तो दे हैव टू फोकस ऑन रिजल्ट्स। हाँ ये है। एंड स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग एक लास्ट चीज मैं कहूँगा कि स्टोक्स हैज टू बी वेरी स्मार्ट विद द यूजेज ऑफ जो रूट। बिकॉज कई बार ना ऐसा होता है कि आप एक एक्सटेंडेड स्पेल अगर उनको ज़बरदस्ती दे रहे हो तो इट बिकम्स अ वेरी इजी सेशन फॉर दी अदर टीम। किस तरीके से उनको आप छुपा सकते हो, मुझे तो लगता है वो उस लाइंस पे सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ओके, क्योंकि भाई ओवर रेट का चक्कर हो कि आपने ओवर्स भी निकाल दिए, बट एटलीस्ट फ्रॉम दी अदर, जैसे यू कैन वेरी वेल ट्राई टू ऑल्टरनेट हिम विद द पेसर फ्रॉम दी अदर एंड। मान लो आर्चर बॉलिंग कर रहे हैं, क्रिस वोक्स बॉलिंग कर रहे हैं, दूसरे एंड से आपने रूट निकाल दिया। हाँ, हो सकता है, ताकि एटलीस्ट एक जगह से तो प्रेशर बन के रहे। ऑल्सो बशीर का रिप्लेसमेंट इज लियम डॉसन। अच्छा, लियम डॉसन आ रहे हैं टीम के अंदर, तो आई थिंक वो नेचुरली हाँ फिट इन हो जाएंगे टीम के अंदर। चलो ठीक है। अगर हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चले, यहाँ से हम की बैटल्स और थोड़े से प्रेडिक्शंस की बातें करते हैं। आई थिंक जायसवाल वर्सेस आर्चर इज अगेन समथिंग दैट, हाँ भाई आई थिंक अब क्या बहुत क्रूशियल होने वाला है। आउट पिछले टेस्ट मैच में तुमने दोनों आरआर ब्लड प्लस वाला पिछले टेस्ट मैच में दोनों इनिंग्स में जैसा आउट करा था वो आर्चर दिमाग में बैठी होगी चीज, बैठी होगी। एंड जायसवाल का भी मतलब आप देखो तो नॉट सेइंग ही इज हैविंग अ बैड सीरीज बाय एनी मींस, बट मतलब एक वो जो क्वेश्चन आया है लॉर्ड्स टेस्ट मैच में कि अच्छा हम किसकी वजह से आ रहे, काफी लोगों ने जायसवाल पे भी सवाल उठाए थे कि यार जो स्टार्ट था अल्टीमेटली हमारा कोलैप्स होना, वो गलत अप्रोच थी जायसवाल की। एंड गंभीर का जो रिएक्शन था उस टाइम पे, जो टी दिलीप हमारे फील्डिंग कोच है उनका जो रिएक्शन था उस टाइम पे, क्लियरली दिख रहा था कि टीम बहुत पिस्ड ऑफ थी उस चीज से कि यार ऐसे ये नहीं खेलना था इस टाइम पे। तो ही विल ऑल्सो हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जायसवाल इज द गाय फॉर इट भाई। मतलब अभी तक हम लोग देखते आए जब भी ऐसा हुआ है कि प्रेशर आया है उनने परफॉर्म करके दिया है। प्लस पता है आर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ही विल गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर उनको पहले 2-3 ओवर में विकेट मिल जाए तो अगर हम तो उनको भी हम वो कॉन्फिडेंस क्यों दे रहे हैं? अगर वो विकेटलेस रहेंगे, ऐसे पहली इनिंग में जब वो आता तो उनको वो जायसवाल का विकेट मिला, उसके बाद से बाकी बैटर्स ने बड़े अच्छी तरीके से खेला उनको। तो उनको गेम में आने का चांस ही मत दो। फिर आप फोर्स करो कि स्टोक्स आप ज्यादा ओवर डाल के दिखाओ और फिर वो वर्कलोड का क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात भी सोचने वाली है, क्योंकि क्रिस वोक्स मुझे लग रहा है खेलेंगे मोस्ट लाइकली। उनको ये बाहर ज़्यादा मैं देख नहीं रहा हूँ अभी। एक और जो मैं की बैटल बोलूँगा बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जडेजा वर्सेस स्टोक्स, ये भी रखना चाहता हूँ। ओके, इंडिया मतलब बैटिंग जडेजा कर रहे होंगे, स्पेशली अगर कुलदीप यादव खेल रहे हैं तो जडेजा एट नंबर 6 विल बी वेरी क्रूशियल। उस फेज में स्टोक्स, मुझे अभी भी लगता है कि स्टोक्स की जो विकेट टेकिंग बॉल्स होती है ना, वो इंग्लैंड में और किसी की नहीं है अभी। अच्छा भाई तुम निकाल के देख लो तो कहाँ से विकेट निकालता है बंदा। हाँ, वैसे भी देखो तो मतलब टाइम एंड टाइम अगेन जब विकेट नहीं आ रहे होते, इवन जो हम लोग टेस्ट मैच के भी बात कर रहे हैं जिसमें आर्चर ने आके को ब्रेक करना ना, कि बैटर कुछ गलती नहीं कर रहा, मैं कहाँ से इलिसिट करूं। स्टोक्स द मास्टर ऑफ दैट। मतलब आर्चर ने भी लास्ट डे पे वो तमाशा करा था, बट उसके साथ वो स्टोक्स भी थे जो कि उस टाइम पे पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे उनको। हाँ, कह सकते हैं करना ये है बहुत इंपॉर्टेंट। रूट वर्सेस बुमराह भी वंस अगेन ये इस चीज को मैं अवॉइड नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब एक ही बात रही है, जसप्रीत बुमराह का आई थिंक ये हो गया ना, रिकॉर्ड बन गया कि रूट को सबसे ज्यादा बार आउट इन टेस्ट क्रिकेट वो जसप्रीत बुमराह नहीं करा है। तो ये तो बहुत क्लियर कट मैचअप बनता है। हाँ। मेरा मेन पॉइंट ये है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट मैंने की बैटल रखा है, बिकॉज
आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये ना यूज हो, जैसे कि पिछले मैच में हुआ है, क्योंकि अगर बुमराह मान लो 4-5 ओवर डाल के हटे एंड आखिरी में उनके स्पेल के विकेट आ गया, तो जो रूट के जो इनिशियल 10 ओवर होंगे जहाँ पे वो थोड़े से क्या कहते हैं आउट होने के साथ चांसेस होते हैं, वहां पर अगर बुमराह नहीं बॉल डाल रहे तो आई थिंक वी आर मिसिंग अ ट्रिक। तो वो चीज़ में देखनी पड़ेगी, या तो फिर कुलदीप यादव हो, उनके ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। लास्ट जो मैं एक रखूंगा वो है स्टोक्स वर्सेस वॉशिंगटन सुंदर। ओके मुझे लगता है ना कहीं स्टोक्स जब बैटिंग कर रहे होते हैं, एक तो वो वाला माइंडसेट तो हमेशा रहता ही है कि मैं आउट अगर हो गया तो बहुत ही तगड़ी बॉल रही होगी कोई। सेकेंडली बाकी बॉलर्स उनको इतने सांस लेने का टाइम देते नहीं है, ही विल ऑलवेज टारगेट द वीकेस्ट ऑप्शन। पिछले मैच में जिस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर पे आउट हुए हैं वो बहुत फॉर ग्रांटेड और स्लॉग स्वीप लेके चले गए थे, कहीं ना कहीं बॉल डिप कर जाती है, बोल्ड हो जाते हैं। मुझे लगता है ही वुड बी आइंग वॉशिंगटन सुंदर टू अ सर्टेन एक्सटेंट। आई थिंक मैं वही बोलूंगा कि ये जो की मैचअप्स है ये वही बात है कि प्लेयर्स, अभी कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि हमने लाइनअप कुछ और बोला फिर प्लेयर्स हमने कुछ और बोल दिए, पर मैं जेन्युइनली बताऊं तो इस पूरे टेस्ट सीरीज में प्रॉब्ली ये मैच सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है जिसमें आप लाइनअप प्रेडिक्ट कर पाओ, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स इंजर हुए हैं, कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है, इतने सारे प्लेयर्स एकदम से कंटेंशन में भी आ गए हैं। दैट इज व्हाट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि कौन सा प्लेयर खेलेगा कौन सा नहीं खेलेगा। बट वही मतलब अगर वॉशिंगटन इज नॉट देन कुलदीप यादव, हाँ तो मतलब जो भी खेलेगा वहां पे उनका प्रॉपर मैचअप बनेगा। बट व्हाट अबाउट द प्रेडिक्शंस? मैनचेस्टर में हम लोग पहले कभी जीते नहीं, एजबैस्टन में भी नहीं जीते थे, पर हमने फाइनली जीत गए वहाँ पे। टीम हमारी प्रॉपर यहाँ पे खेलने वाली है, कुलदीप यादव होंगे तो अच्छे खासे विकेट टेकर भी होंगे, बैटर्स हमारे फॉर्म में हैं, होपफुली अपनी गलतियों से सीखेंगे भी। ये तो बारिश भी इतनी प्रेडिक्टेड है, इसके चलते कहीं ड्रॉ ही ना हो जाए अल्टीमेटली मैच। थिंक बहुत डिफिकल्ट है, बट मतलब आई थिंक सो इंडिया का जीतने का है चांस भाई, यहाँ पे जीत सकती है मुझे लगता है। जीत रहे? हाँ आई थिंक मैनचेस्टर में जीत रहे भाई, एजबैस्टन में भी यही लगा था। मतलब एजबैस्टन जो पिच है हिस्टोरिकली दैट इज मोर सबकॉन्टिनेंट लाइक। हाँ मतलब पहले भी हम लोग एजबैस्टन में जस्ट हारते जस्ट जीते रह चुके हैं। मैनचेस्टर में तो यू कांट से अभी क्या होने वाला, प्लस ये पिच अंडर कवर्स रहते हैं टाइम से, तो कैसा बिहेव करेंगे कुछ पता नहीं, टॉस पे भी डिपेंड करेगा काफी हद तक। मुझे तो लगता है कि इंग्लैंड ही फेवरेट्स है। फेवरेट तो ऑब्वियसली इंग्लैंड ही है, पर मतलब इंग्लैंड बोला मैंने, वाह तुम्हें लग रहा है जीत रही है इंग्लैंड? आई थिंक अपर हैंड तो है उनका, मुझे लगता नहीं ड्रॉ का कोई स्कोप है अनलेस बारिश बहुत हो जाए। हाँ। अच्छा ये भी हो सकता है वैसे, वही ना कि ड्रॉ हो जाए बारिश के चलते ही। हाँ। अगर इफ वी सी रेन इन ऑन 3 days, 1st और 5th में तो एक्सपेक्टेड है कि बीच में भी अगर एक हो जाए तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर, क्योंकि ओवर रेट वैसे ही स्लो है और बारिश भी हो जाएगी तो एनीवे यू आर ईटिंग अप अ लॉट ऑफ ओवर्स। माय सेफ बेट इज सेइंग इंडिया वोंट लूज दिस टेस्ट मैच, या तो जीतेगी या ड्रॉ हो जाएगा। लाइकलीहुड क्या है ड्रॉ? यार आई थिंक सो, क्योंकि बारिश अभी भी मैं देख रहा हूँ तो जितने भी रिपोर्टर्स वहाँ पे हैं सब यही कह रहे हैं कि बारिश रोज हो रही है भाई, ऐसा भी नहीं है कि किसी दिन बीच में रुक गई हो। प्लस आप उनकी वीडियोस में ऊपर मौसम देखोगे तो धूप दिखती ही नहीं भाई। हाँ। इससे पहले आप किसी और टेस्ट मैच में टाइम पे लॉर्ड्स के टाइम पे भी धूप प्रॉपर दिख रही थी आपको, यहाँ धूप ही नहीं दिख रही है बिल्कुल। लॉर्ड्स तो अच्छी खासी धूप। हाँ यहाँ पे प्रॉपर काले बादल ही छाए हुए हैं, तो मतलब आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये ड्रॉ हो जाए। आई वुड कीप ड्रॉ फर्स्ट, इंडिया विनिंग सेकंड एंड इंग्लैंड विनिंग थर्ड। इंग्लैंड विनिंग को तो रखूंगा ऊपर भाई, डैम मतलब वो इज्जत अगेंस्ट ऑल ऑड्स। रन्स कौन मारने वाला है, रन्स एंड विकेट्स? जसप्रीत बुमराह विल ऑब्वियसली बी टेकिंग अ लॉट ऑफ विकेट्स। मतलब अगर यहाँ पे आके एक और 5 ले लें तो क्रेजी हो जाएगा भाई। 3 टेस्ट मैच खेले, तीनों में आके 5 ले लिया, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हैक हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कुलदीप यादव भी अगर खेलेंगे ना तो कुछ हाँ अच्छा कर सकते हैं कुलदीप यादव भी। बैटिंग का आई थिंक कहना थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब ऋषभ पंत ऑब्वियसली कुड बी अ सेफ बेट, बट करुण नायर तो मुझे नहीं लगता हो पाएंगे। बट नहीं आया रन 50 आई करुण नायर से? नहीं मुझे नहीं लगता, नहीं लग रहा। ऋषभ पंत का मैं कह सकता था, बट मतलब उनका देखना पड़ेगा इंजरी के चलते कैसी बैटिंग कर पा रहे हैं। शुभमन गिल आई थिंक कुड बी वन, जो कि अच्छे रन्स बनाते हैं यहाँ पे। उसके अलावा आई थिंक द सेफेस्ट बेट राइट नाउ स्टिल शुभमन गिल, मे बी केएल राहुल ऑल्सो भाई। जहाँ पे स्विंग करते हैं वहाँ पे केएल राहुल अच्छे प्लेयर निकल के आते हैं। जायसवाल विल ऑल्सो प्ले, मतलब मुझे लगता है स्टैंड आउट प्लेयर शायद राहुल होंगे। हाँ चलो देखते हैं क्या होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि एशिया कप के ऊपर होने वाला है। अब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा उलटफेर हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में।
एंड एग्जैक्टली सिचुएशन कहाँ स्टैंड करते हैं। और मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा एक डिस्कशन भी करना चाहता हूँ, क्योंकि क्या इंडिया को पाकिस्तान को अवॉइड कर देना चाहिए, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं। इसके पीछे भी एक नुआंस डिस्कशन है जो कि आपको सोचना चाहिए, और अभी हम लोग वो बात करेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए क्या, जरा उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी बांग्लादेश के साथ एक टूर होना था, आई थिंक अगस्त में ही होना था, फिर करेक्टली, एंड वो कॉल ऑफ कर दिया गया। कॉल ऑफ भी क्या, रादर पोस्टपोन कर दिया गया नेक्स्ट ईयर, आई थिंक अगस्त सितंबर में ही अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। उस टाइम जब ये पोस्टपोन नहीं हुआ था, उससे एक हफ्ते पहले की बात है, तब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि वो काफ़ी पॉजिटिव टॉक्स होल्ड कर रही है बीसीसीआई के साथ, एंड बीसीसीआई कह रही है कि हमें बस गवर्नमेंट का वेट करना है। एंड तब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये भी प्रपोज किया था कि मान लो इस साल नहीं हो पाता है तो हम अगले साल भी होस्ट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली वही हुआ है। अब पॉजिटिव टॉक्स आप होल्ड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। देखो, मुझे एक चीज़ इसमें समझ में जो आती है वो ये है कि बीसीसीआई इन इट सेल्फ, उनका तो हार्डली कोई ओपिनियन है। उस एंटिटी का ना कोई एंटी नेशनल या प्रो नेशन कोई ओपिनियन है ही नहीं। दे आर सोली ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स एज अ बिजनेस एंटिटी। क्या ये सही है या गलत है, आई एम नॉट रियली श्योर। हर बात पे हम गवर्नमेंट का ही अप्रूवल वेट कर रहे हैं। अभी क्यों है एग्जैक्टली ये भी मैं अभी समझाऊंगा, ये भी इतना आसान नहीं है समझना। बट भाई मेरे हिसाब से पिछले कुछ, मतलब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर क्या चीज़ें पैन आउट हुई हैं, टू द पॉइंट कि वी आर स्टिल इन डिस्कशन कि हमें एशिया कप होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बांग्लादेश वाली सीरीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये बांग्लादेश वाली सीरीज़ का भी अल्टीमेटली रीज़न इनने सिक्योरिटी रीज़न दिया है। इट्स नॉट कि हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है उस कंट्री के साथ। सिक्योरिटी रीज़न वो हम लोग के लिए बोल दिया, वर्ल्ड मीडिया के लिए बोल दिया, बट हमें तो पता ही है ना एग्जैक्टली रीजंस क्या है। हाँ, पर मतलब ये सिक्योरिटी इज ऑल्सो, मतलब आई थिंक वैलिड रीज़न, क्योंकि वहाँ पे जाके क्लियरली सेफ नहीं होने वाला था जाके खेलना। पर मतलब आई एक्सपेक्टेड कि ये रीज़न तो नहीं देना चाहिए। मतलब मुझे लगा था कि एक ऑनेस्ट अगर कॉन्वर्सेशन होती तो एक सही रीज़न निकल के आता। देखो, पब्लिकली आप हर चीज़ एकदम ऑनेस्टली, हाँ, थोड़ा डिप्लोमेटिक आपको रह के बोलना पड़ता है, पर मतलब ये रीज़न उनने दिया जिसके चलते ये टूर जो है पोस्टपोन हो चुका है। अब मैंने ये चीज़ भी नोटिस करी है, मैंने काफ़ी वही जितने रेप्यूटेड लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनने भी ये चीज़ बोली है कि जो तुमने कहा कि बीसीसीआई का मतलब एंटी नेशनलिस्ट या फिर प्रो नेशन एकदम कोई नहीं होता, दे आर सोली ऑपरेटिंग एज अ बिजनेस एंटिटी। पर ये चीज़ भी है, और मैंने ये चीज़ सुनी है कुछ लोगों से कि अल्टीमेट जो डिसीजन होता है कि आपको बाकी कंट्री से खेलना नहीं खेलना, मतलब ऐसा होता है कि बीसीसीआई को हमेशा एक नोटिस देना होता है गवर्नमेंट को जब भी वो बाहर जा रहे होते हैं किसी कंट्री के साथ खेलने के लिए। एंड वो अभी तक एज अ फॉर्मेलिटी होता है कि हमें देना तो चलो हमने दे दिया, वो मतलब वहाँ पे कुछ क्रॉस चेकिंग नहीं होती, बस होता है कि हमने दे दिया है फॉर्मेलिटी के लिए। बट बिकॉज ऑफ लेट जो है पॉलिटिकल टेंशन जो है हमारे आसपास की नेबरिंग कंट्री से काफ़ी बढ़ चुके हैं, उसके चलते हर चीज़ पे एक प्रॉपर इंक्वायरी होगी कि आपने अच्छा नोटिस दिया है तो उस पर फिर देखा जाएगा, फिर गवर्नमेंट जो चाहती है उसके अकॉर्डिंगली आप बिहेव करोगे। तो कुछ भी होता आई थिंक आगे जाके, अगर एशिया कप का भी मैं कह रहा हूँ या फिर बांग्लादेश वाला भी मैं कह रहा हूँ, इसमें गवर्नमेंट का जो है वो सील ऑफ अप्रूवल लगा होगा जिसके चलते चीज हो रही है। देखो, एक क्वेश्चन लोग ये भी पूछेंगे ना, भाई बीसीसीआई में क्रिकेटर्स की जगह पॉलिटिशियंस रूल कर रहे होते हैं हर पार्टी, वो हर एक डिसीजन को, तो फिर अपना स्टांस लो ना। नहीं तो अब वही बात है ना कि स्टांस लो, पर पॉलिटिशियन आ रखे हैं। एक तो कायदे से ये हमने डिस्कशन एक गेस्ट पॉडकास्ट में कर रखा है पहले भी, मेरे हिसाब से तो क्रिकेटर्स होने चाहिए थे, बट अगर पॉलिटिशियंस आ रहे हैं तो क्या कोई रीढ़ की हड्डी उड्डी नहीं है क्या भाई? लो ना स्टांस। हम लोग यहाँ पे बीसीसीआई को बोल रहे हैं या फिर गवर्नमेंट को बोल रहे हैं? गवर्नमेंट तो बोल ही रही है। क्या बोल रही है भाई? बांग्लादेश वाली चीज क्यों कैंसिल हुई है? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का हाथ है उसमें। हाँ, तो फिर बीसीसीआई ने भी कर दिया कैंसिल। बीसीसीआई ने इसलिए कैंसिल करा क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है। बीसीसीआई खुद क्यों नहीं स्टांस ले सकती है? मतलब ओपनली आके खुद ही बोल दे कि हमें नहीं करना, नहीं खेलना। करने को तो कर दे आई थिंक। मतलब फिर अगर मान लो गवर्नमेंट बोले कि नहीं आपको खेलना चाहिए, तो हम कहेंगे हाँ ठीक, हमने गवर्नमेंट की सुनी है। मतलब जो अभी जिस तरीके से वो चीज़ चल रही है कि गवर्नमेंट ने बोला नहीं खेलना तो आप नहीं खेल रहे, गवर्नमेंट ने बोला खेल सकते हो तो लोग खेल रहे। इन एन आइडियल वर्ल्ड यू वुड वांट कि चाहे गवर्नमेंट बोल लो कि आप लोग खेल सकते हैं, बट बिकॉज यूर प्राइवेट एंटिटी, बिकॉज यू ऑपरेट इन इंडिया, आपको कहना चाहिए हम नहीं खेलेंगे क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा करते हैं। हाँ, मतलब क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट में है, हमने सोचा है हम नहीं खेलेंगे उनके साथ। आइडियली यू वुड वांट दिस, बट मतलब मेरा लेट्स नॉट फॉरगेट कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है ये गवर्नमेंट की नहीं है, एक प्राइवेट एंटिटी की है। बीसीसीआई एक प्राइवेट एंटिटी है,
तो एज अ बिजनेस मतलब कई सारे बिजनेस करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ डील नहीं करेंगे, हाँ, तो बीसीसीआई भी कर ही सकते पर मतलब पॉइंट ये है कि बिकॉज देर आर सो मेनी पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व, तो जैसे ये भी चीज़ है कि एक टाइम पे ऐसा था कि बीसीसीआई ने गवर्नमेंट से, आई डोंट रिमेंबर किस दशक की बात है, बट उन्होंने ऐसा बोला था कि हम आपके अंडर नहीं आते, हम अपने हिसाब से ऑपरेट करेंगे। एंड उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर हमारे अंडर नहीं आते तो बेटा इंडिया शब्द हटा दो अपने बीसीसीआई से। तब फिर इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम लोग कोलैबोरेट करके ऑपरेट करेंगे। तो मतलब आई स्टिल थिंक कि गवर्नमेंट जो भी बोले कि जो भी अल्टीमेट डिसीजन वही लोग रखते हैं, एंड बीसीसीआई शायद इस पोजीशन में नहीं है शायद, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब वो ओपनली आके ऐसे बोल पाए कि हम लोग चाहे गवर्नमेंट का कुछ भी डिसीजन हो, हम लोग तो कह रहे हम नहीं खेलेंगे। इसमें एक और रीज़न भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, बट अभी ज़रा इसको और आगे लेके जाते हैं इस डिस्कशन को। अब यहाँ पर देखो जो अभी अल्टीमेटली लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है वो है कि एशिया कप अभी होस्ट करा जाएगा। ऐसी बातें थी कि इंडिया ही होस्ट कर रही है। सितंबर में इवेंचुअली जो डेट निकल के आई थी वो 5 से 10 सितंबर के बीच की थी कि शुरू हो जाएगा, एंड ओपनिंग गेम ही इंडिया पाकिस्तान का था। ऐसा भी बोल रहे थे कि जो पाकिस्तान के मैचेस होंगे वो यूएई में होस्ट हो जाएंगे, ताकि इंडिया में पाकिस्तान को ना आना पड़े। और इंडिया ये चीज़ खेलना तो मतलब चलो एक बात है, होस्ट भी कर रही है जबकि पाकिस्तान सेम उसमें है। आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड क्या जरूरत है करने की? तो इसमें एक रीजन तो वन ऑफ द रीजन तो ये निकल के आ रहा है अल्टीमेटली, जो कि बहुत ऑब्वियस था कि ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हाँ, कि आपको ये करना ही करना है। इनफैक्ट टू द पॉइंट कि इंडिया और पाकिस्तान फिर से सेम ग्रुप में है बाय द वे। जो टेंटेटिव ग्रुप्स निकल गए थे अभी चेंज भी हो सकता है, बट इंडिया, पाकिस्तान और यूएई ये तीनों सेम ग्रुप में थे। ये बहुत ऑब्वियस है क्यों है। हाँ, जो होस्टिंग कंट्री है दे वुड वांट टू प्ले अगेंस्ट द बिगेस्ट टीम्स, ताकि उनके घर पे सबसे ज्यादा वो है। प्लस मतलब ये एसीसी के हिसाब से भी अच्छा है क्योंकि ये दोनों टीम्स फिर आगे चली जाएंगी। हाँ वही, तो जानबूझ के इनको एक ग्रुप में रख दिया, दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान रखे, वो ज्यादा मुश्किल ग्रुप है। तो इससे क्या होगा, इंडिया पाकिस्तान क्वालिफाई भी कर जाएंगे, एंड फिर जो सुपर 4 वाला जो होता है उसमें दोबारा खेलेंगे और फिर फाइनल में भी खेल सकते हैं। तो आपने कम से कम 2 मैच तो गारंटी कर दी और तीसरा मैच आप फाइनल में भी खेल सकते हो। 3 बार आप देख सकते हो इंडिया पाकिस्तान को। अब ये क्यों हो रहा है और ये किस लिए होना चाहिए? देखो ब्रॉडकास्टर्स का तो एक रीजन है, बट वन सेकेंड अब बात वहीं घूम के आती है कि क्या बीसीसीआई खुद नहीं स्टांस ले सकती है कि हमें नहीं खेलना है? ब्रॉडकास्टर्स कितना ही प्रेशर डाल ले, बीसीसीआई की तो मोनोपोली है यहाँ पे। अगर बीसीसीआई ने मना कर दिया तो कल को ब्रॉडकास्टर्स बीसीसीआई के साथ कोलैबोरेट करने से मना थोड़ी कर देंगे। उन्हीं का घाटा है। आईपीएल कौन करेगा फिर? मतलब बिकॉज आई थिंक द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑलरेडी बीन साइंड। हाँ, मे बी दैट इज वाई, मतलब कुछ ना कुछ तो टेक्निकलिटीज कॉन्ट्रैक्ट का हमें पता नहीं ना, मतलब मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो टेक्निकलिटीज होंगी इसकी, क्योंकि वही मैंने भी जितनी न्यूज़ सुनी है वो यही है कि स्पॉन्सर्स का एकदम से इतना ज़्यादा बड़ा प्रेशर आया है, एंड दैट इज वाई दे आर सेइंग कि बिफोर द एंड ऑफ जुलाई यू हैव टू मेक अ डिसीजन। जो भी डिसीजन नहीं कर रहे तो भी लेट अस नो, क्योंकि हमारा पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व है ऑलरेडी। तो स्पॉन्सर्स ने बहुत ज़्यादा पुश करा है, एंड मतलब वो भी अपने जगह पर सही है। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं तो कुछ गलत नहीं कहूँगा इसमें, क्योंकि जिसका पैसा इन्वॉल्व है वो तो अकाउंटेबिलिटी मांगेगा ही भाई। हाँ, मांगेगा ही वो कि हमें ऑर्गेनाइज करना होगा, हमें ब्रॉडकास्ट करना होगा, तो कुछ तो हमें पता होना चाहिए, जो कि अभी ऑलमोस्ट 1 महीना दूर है हमारे स्केड्यूल से। तो उनका बोलना ये चीज़ ठीक है, पर वही बात है कि उनके चलते हुए यही है कि जुलाई एंड तक आते आते आपको कुछ ना कुछ अपना डिसीजन देना पड़ेगा, जिसके चलते एकदम से ये पूरी मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज हो रही हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो हाँ, अब इसके बाद क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ दोबारा, फिर हम दोबारा घूम के इस चीज़ पर आएंगे। अभी लेटेस्ट क्या अपडेट है कि बीसीसीआई और इन सब जो बोर्ड्स हैं जो कि खेलेंगे इसमें एशिया कप में, उनका एक मीटिंग होनी थी ढाका में, बांग्लादेश में। तो उसमें बीसीसीआई ने जाने से मना कर दिया, कहने कि हम वहाँ पे नहीं आ सकते, वो सिक्योरिटी रीजंस हैं। तो एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी हैं, जो कि पाकिस्तान के भी हैं, उनसे कह दिया कि भाई इस मीटिंग को रीशेड्यूल करके कहीं और कर दो, वरना हम आएंगे ही नहीं और मीटिंग होगी ही नहीं फिर। तो अब इसमें देखो बीसीसीआई ने ये चीज़ क्लियरली स्टेट कर दी कि हम ढाका जा नहीं सकते। अब अल्टीमेटली यहाँ पर मोहसिन नकवी जी क्या कर रहे हैं वहाँ पे, जो महान इंसान है, वो चुप बैठे हुए हैं तब से, उन्होंने कोई अपडेट ही नहीं दिया इस चीज़ पे। मैं तो जो सुना है उसमें ये भी है कि इट्स नॉट जस्ट बीसीसीआई, ओमान, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान ने भी मना करा कि हम ढाका जाके अटेंड नहीं करेंगे मीटिंग को। एंड मोहसिन नकवी जी कह रहे हैं बीसीसीआई को नहीं आना तो नहीं आना, हम लोग जूम से भी चला लेंगे। पर बीसीसीआई इज वेरी एडमेंट अबाउट द फैक्ट कि हमें फिजिकली प्रेजेंट रहना उस मीटिंग के अंदर, एंड ढाका से अगर आप चेंज नहीं करोगे इस मीटिंग को तो हम लोग एशिया कप को बॉयकॉट कर देंगे। अब यहाँ अब देखो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं ज़रा।
ये भी कह रही है, सिर्फ ये नहीं कहा है कि एशिया कप को बॉयकॉट कर देंगे, इंडिया ये भी कह रही है कि अगर ये मीटिंग रिशेड्यूल नहीं हुई तो अभी वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप भी होना है अभी कुछ महीनों में, वो भी बॉयकॉट कर दिया जाएगा। ओके, तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट मेंस क्रिकेट। तो इवेंचुअली ये चीज़ होगी, मीटिंग रिशेड्यूल होगी। अब इसमें आप जो बीसीसीआई जो कह रही है ना, उसको दो तरीके से रीड कर सकते हो। एक तो धमकी दे दिया कि हम एशिया कप को बॉयकॉट कर देंगे, वुमेन्स इमर्जिंग कप को भी बॉयकॉट कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई मर रही है खेलने के लिए। एट द सेम टाइम अगर वो कह रही है कि आप मीटिंग चेंज कर दो, तो मतलब इंटरेस्ट तो है बीसीसीआई का करने का। तो हाँ, ये है कि हम अपने टर्म्स पर खेलेंगे, लेकिन खेलेंगे जरूर। अब वंस अगेन बात यहाँ पे घूम के दोबारा आती है ना, अब ये फाइनल हम इसको पुट आउट करते हैं कि क्या बीसीसीआई खुद नहीं बोल सकती है कि हमें नहीं खेलना चाहिए। इन प्रिंसिपल अगर आप मेरे से पूछोगे तो हाँ, बिकॉज क्रिकेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सॉफ्ट पावर्स दैट इंडिया हैज, जिस पे इंडिया का कंट्रोल है वर्ल्ड के ऊपर। एंड उसके थ्रू अगर आप एक मैसेजिंग दो, जो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखो, वो नहीं हो सकता। ये बहुत ही आइडियलिस्टिक डम बातें होती है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको एक मैसेजिंग देना कभी कभी ज़रूरी होता है अपने कंट्री के साथ। अब ये नहीं कि मैं वहाँ पे जो है घुटना टेक के ब्लैक लाइव्स मैटर वो सब कर रहा हूँ, जो इंडिया ने करा था सब बकवास मुझे लगता है। यहाँ पे क्या उसका रिलेशन है। तो पर जो अपनी कंट्री के इशूज हैं उनको तो आप कर सकते हो हाईलाइट। इसके साथ साथ दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, अभी हम तो ये कह रहे हैं बिकॉज वी आर प्रो नेशनलिस्ट लोग हैं, तो हम कह रहे हैं कि यार स्टांस लो। बट मुझे ये चीज़ भी हिट करी यार, और ये एक फैक्ट है। अभी जो WCL में हुआ है, जिनको नहीं पता है, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, जिसको पिछले बार अभी इंडिया जीती थी, जिसमें युवराज, भज्जी, रायना ये सब खेलते हैं। अभी आपको अगर नहीं पता तो उनका उस टूर्नामेंट का भी जो पहला मैच था वो इंडिया पाकिस्तान ही होना था, एंड वो कॉल ऑफ कर दिया गया। अब उसके पीछे का भी सीन क्या है, उसके जो को ओनर्स वगैरह वो अजय देवगन वो सब है, इंडियन ही है बेसिकली। और इन लोगों ने बड़ा स्मार्टली उस टूर्नामेंट के जो कैंपेन्स थे, एड कैंपेन्स थे, उसमें इंडिया पाकिस्तान दिखा नहीं रहे थे मैच। पर अगर आप स्केड्यूल जाके देखोगे तो पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का ही था। तो ऐसे बात चल रही थी कि आप कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हो मैच को। फिर एक दिन पहले ही मैच से फिर न्यूज़ आने लग गई कि सुरेश रैना हैज पुल्ड आउट ऑफ द गेम, हरभजन हैज पुल्ड आउट ऑफ द गेम, ऐसे करके सारे इंडियन प्लेयर्स ने पुल आउट कर लिया, धवन हैज पुल्ड आउट ऑफ द गेम, एंड इवेंचुअली उसकी वजह से गेम कॉल ऑफ हो गया। अब इसके चलते हुए WCL ने क्या एक स्टेटमेंट डाला है, यानी भी एक बहुत फेयर स्टेटमेंट है इन माय ओपिनियन। पहले तो उन्होंने अपोलोजाइज करा लोगों से कि हम लोगों ने अगर आपको हर्ट करा हो तो, पर हम किस पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को अप्रोच कर रहे थे वो ये था कि यार हमने अभी देखा कि रिसेंटली पाकिस्तान की जो हॉकी टीम थी वो भी इंडिया कर खेली है। अभी इंडिया और पाकिस्तान का वॉलीबॉल गेम भी हुआ है। तो हमें लग रहा था कि जब अगर गवर्नमेंट अपोज नहीं कर रही है इस चीज़ को, तो हम भी ये चीज़ होस्ट करके लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करेंगे। बट वी रियलाइज कि इसके चलते हुए हमारी वजह से कुछ लेजेंड्स की भी इमेज टार्निश हुई है, बिकॉज अल्टीमेटली फैंस ने क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया था कि जो प्लेयर्स थे कि आप क्यों नहीं पुल आउट कर रहे हो। तो उससे वजह से उनकी इमेज टार्निश हुई है, प्लस लोगों को भी बुरा लगा, तो हम अपोलोजाइज करते हैं। बट इन प्रिंसिपल जो उन्होंने बोला है गलत नहीं बोला है भाई। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन गवर्नमेंट पे रहा है। बीसीसीआई का तो चलो हम क्रिकेट, क्योंकि सबसे बड़ा स्पोर्ट है इंडिया के अंदर, तो सब लोग कहते हैं क्रिकेट का आपको नहीं करना चाहिए। पर क्या सिर्फ क्रिकेट ने ही वो ठेका ले रखा है कि हम पाकिस्तान को एग्जैक्टली मतलब अगर बाकी सारे स्पोर्ट्स इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो आप उनको काहे नहीं रोक रहे हो, सिर्फ क्रिकेट पे ही काहे लाज गिरा रहे हो। एंड नो वे आई एम सेइंग कि क्रिकेट को भी अलाउ करना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ सबको अलाउ मत करो, किसी को भी अलाउ मत करो। क्रिकेट तो स्पेसिफिकली नहीं करना चाहिए, बाकी किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहिए। पर ये जो WCL ने स्टेटमेंट निकाली, अल्टीमेटली अच्छी चीज़ ये हुई कि उसमें चलो अच्छा तो क्या ही हमें क्या ही फ़र्क पड़ता, पर मतलब कुछ पॉइंट्स का सीन नहीं हुआ, मैच ही कॉल ऑफ हो गया अल्टीमेटली। कुछ वैसा नहीं है कि हमने पॉइंट्स अवॉर्ड कर दिए जाएंगे, हाँ फ़र्क नहीं पड़ता कुछ। पर मतलब वैसे मैं कह रहा हूँ, पर ये पॉइंट जो WCL ने अल्टीमेटली निकाला इट इज़ टोटली करेक्ट। प्लस मतलब ये क्रिकेटर्स का तो, क्योंकि लोगों ने बहुत सवाल उठा रहे थे इनके ऊपर, शिखर धवन ने तो स्टोरी पे अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया, जिसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए बोला था ये कि मैं ये वाला मैच नहीं खेलूंगा। अच्छा हाँ, बाकी सबने पुल आउट करा है बाद में। कॉन्ट्रैक्ट में दे आर स्टिल लीगली, मतलब दे आर बाउंड टू इट कि आपको खेलना पड़ेगा एक्चुअली में। पर शिखर धवन ने कॉन्ट्रैक्ट में ही करवा लिया था कि मैं ये वाला मैच नहीं खेलूंगा। तो अब देखो इसमें भी ये भी डिस्कशन बनता है कि मैं वो वाला मैच नहीं खेलूंगा लेकिन मैं टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, तो बात तो फिर वेयर डज दिस स्टॉप।
लोग ये भी कह सकते हैं कि जिस टूर्नामेंट में पाकिस्तान उसमें को खेलने की क्या जरूरत है इन द फर्स्ट प्लेस, वहीं से पुल आउट कर जाओ। आई थिंक ये वही डिबेट है जो कि लोग एशिया कप को लेके भी और आईसीसी इवेंट्स को लेके कह रहे थे कि अगर अभी ओलंपिक्स होगा कि उसमें क्या इंडिया अवॉइड कर देगी? वही मतलब अगर वर्ल्ड कप हो रहा है तो क्या इंडिया अवॉइड कर देगी? मतलब आईसीसी इवेंट्स में जो लोग ये कह भी रहे हैं कि इट इज टू सम एक्सटेंट इट इज अंडरस्टैंडेबल अगर आपको आईसीसी इवेंट्स में अल्टीमेटली खेलना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ से आपको किसी एक कंट्री को आइसोलेट करवाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक वर्ल्ड स्टेज पे आप अगेंस्ट जा रहे हो किसी कंट्री के। ऑल्दो वही बात है कि मतलब बीसीसीआई जितनी मोनोपोली रखती है क्रिकेट के अंदर, उसमें इट शुड नॉट बी दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। हम लोग हमेशा कहते हैं साउथ अफ्रीका को अपार्थाइड के चलते हुए बैन करा गया था, पाकिस्तान को आतंकवाद के चलते हुए क्यों नहीं करा जा सकता? पर चलो वॉट एवर द रीजंस आर बिहाइंड इट, बट मतलब आईसीसी इवेंट्स में करना थोड़ा डिफिकल्ट है। एशिया कप तो क्या भाई लोकल टूर्नामेंट है आपका, उसमें भी आप नहीं कर पा रहे हो, ये प्रॉब्लम है बेसिकली। तो और अल्टीमेटली बात पता है क्या हुई है? अभी जब इंडिया ने WCL से पुल आउट करा है तो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स और नैरेटिव्स चल रहे हैं वो ये है कि शायद अफरीदी से डर गए ऐसे। अच्छा ओ, मतलब वर्ल्ड मीडिया में वो इमेज वैसी पोर्ट्रे हो रही है कि इंडिया डर के भाग गया है। तो सॉफ्ट पावर क्या सही से यूज हो भी रही है? उसने बोला भी ऐसा ही कुछ करके कि इनकी शक्लें में इतना दम है कि ये ऐसा कुछ बोल दें हमारे अगेंस्ट, शायद अफरीदी ने। ये उस साइड से हमेशा ये होता रहता है। बात कर रहा है जाके, बड़ा अजीब लगा। या। तो अब देखो मेरा इसमें स्टांस बड़ा क्लियर है कि गलत उन लोगों ने करा है तो उनको निकाला जाए टूर्नामेंट से। पर अगर हम फॉर सम रीजन नहीं निकाल पा रहे हैं, विच आई डोंट नो कि क्या रीजन है, बट आई वुड लव टू अंडरस्टैंड, तो क्या अगर हम खुद ही पुल आउट कर ले इसमें हमारा कोई बेनिफिट है भी? एशिया कप से या फिर हर टूर्नामेंट? मैं बात वन से नहीं कह रहा हूँ, बात सिर्फ एशिया कप या फिर सिर्फ क्रिकेट तक क्यों है? ये भी तो हिपोक्रेसी है ना कि हम पाकिस्तान की हॉकी टीम को घर में ला रहे हैं अभी। ये कहाँ से अलाउड है भाई? इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही थी? या मतलब स्पोर्ट्स को लेके एवरी एस्पेक्ट को लेके फिर करो ना। मैं वही बोलूँगा कि अगर कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है जहाँ पे सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे हमारी कितनी बार्गेनिंग पावर है, कितना पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की? क्रिकेट में तो है ना, है, पर मतलब यार कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। मतलब मे बी वी आर नॉट फुली अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि कैसे चीज़ काम करती है। मे बी इट इज़ नॉट दैट सिंपल कि इंडिया चाहती है तो हो जाएगी ये चीज़ें। हो सकता है कि अल्टीमेटली हमने आईसीसी का भी जो बोला है, अब कायदे से इंडिया कर सकती है कि भाई तुम लोग खेल लो, फिर देखना हमारे साथ कोई खेलने नहीं आएगा और फिर सारी टीम्स पीछे आ जाएंगी। पर क्या मतलब एक तरीके से इंडिया वो रिस्क लेने को रेडी है? क्योंकि पहली बात तो रिस्क होगा, प्लस एट द सेम टाइम फिर आप एक तरीके से दिखा रहे हो, अपने ओपनली अपनी पावर एक्सप्रेस कर रहे हो कि भाई कायदे से रूल तो हम ही करते हैं, जो कि इंडिया फॉर सम रीजन इन ऑल दीज ईयर्स, थ्रू आउट दीज ईयर्स, ये सब नहीं करती हुई है। इंडिया हैज़ नॉट बिहेव लाइक दैट सुपर पावर कि भाई हम जो बोलेंगे वही होगा, जैसे इंग्लैंड स्टार्टिंग में करती थी। क्रिकेट जब स्टार्ट हो रहा था, वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हो रहे थे, इंडिया ने वैसे तरीके से बिहेव नहीं कराया। तो मतलब आई डोंट नो कि इंटरनेशनल लेवल पे कितना बड़ा रिस्क होगा इस चीज़ का। आइडियली आई वुड वांट कि भाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस कंट्री की वजह से हमारे यहाँ मतलब लोग शहीद हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, उसके चलते हम लोग क्या किसी गेम को लेके पड़ जाए पीछे कि हमें गेम खेलना है क्योंकि साथ में। तो अगेन मैं वही बोलूँगा कि रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट नो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में कितना है, बट एशिया कप जैसे टूर्नामेंट्स जो कि मतलब एशिया कप तो मैंने ये भी सुना है कि अगर इंडिया पुल आउट कर लेती है तो एशिया कप होएगा ही नहीं, क्योंकि स्पॉन्सर्स इंटरेस्टेड नहीं है फिर उसमें, क्योंकि ये इतना है ही, गैम्बल है ही नहीं इस चीज़ का। हम पैसे इन्वेस्ट करें जब इतना रिटर्न ही नहीं आने वाला, ये तो हम किसी और चीज़ में करके कर लेंगे। तो अगर इंडिया नहीं खेलती तो एशिया कप वैसे ही होना बहुत डिफिकल्ट है। तो इस लेवल पे अगर आप अपनी पावर रखते हो कि एक टीम बाहर हो रही है जिसके चलते पूरा टूर्नामेंट स्क्रैप हो सकता है, और वहाँ पे भी लोकल टूर्नामेंट में अगर आप अपनी पावर नहीं दिखा पा रहे हो, तो फिर द क्वेश्चन इज ऑन यू। तो आई थिंक इससे दो कंक्लूजन निकलते हैं हमारे डिस्कशन से। एक तो पॉइंट तभी है जब पाकिस्तान को हम हटाएं। हाँ, अगर हम खुद हट जा रहे हैं तो शायद अल्टीमेटली हमारा ही लॉस हो रहा है। अगर हमने कह दिया कि हम एशिया कप से पुल आउट कर लेंगे, चलो एशिया कप इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट, प्लस अगर हमने कहा तो मोस्ट लाइकली बाकी टीम्स हमारे साथ ही आ जाएंगी। हाँ। तो वो एक डिसेप्टिव प्लॉय है बेसिकली। बट अगर ओलंपिक्स हो रहे हैं, इंडिया पुल आउट कर ले, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर वर्ल्ड कप हो रहा है क्रिकेट का, मुझे लगता है हाँ वो बात है, इतना आसान नहीं होने वाला बोलना कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से हटा दो। आइडियली तो होना चाहिए ये। मैं कह रहा हूँ फॉर सम रीजन अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या इंडिया का पुल आउट कर जाना सेंस बनाता है? अल्टीमेटली लॉस किसका हो रहा है? थर्डली, ये चीज सिर्फ क्रिकेट तक क्यों है?
ये भी मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ क्योंकि ये बात वैलिड है, हु डिसाइड्स कि क्रिकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे। अगर पाकिस्तान की हॉकी टीम घर आकर खेल रही है हमारे, तो दिस इज एज बिग ऑफ अ, चलो मतलब क्राइम तो मैं नहीं कहूँगा, बट हमारे लिए है भाई। ये कैसा अलाउड है ये? मतलब नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, इन एवरी इंडस्ट्री ये चीज़ होनी चाहिए जहाँ जहाँ एटलीस्ट पॉसिबल हो। हाँ, मतलब मैं मानता हूँ कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे जिसमें ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ट्रेड वेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का चक्कर पड़ता है। बट जो चीज़ें लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए एग्जिस्ट करती है, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री हो गई, स्पोर्ट्स हो गए काफ़ी हद तक, लाइक इट और नॉट, बट स्पोर्ट्स इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर पीपल। वहां पर तो हम ये स्टांस ले ही सकते हैं। या तो हम क्लियरली ये कह दें कि नहीं, जहाँ जिस स्पोर्ट में हमारा डोमिनेशन है हम सब वहीं पे ये सब करने वाले हैं। बट ये चीज़ें पब्लिकली होती नहीं है, एंड अल्टीमेटली बात घूम के वहीं पे आती है जो हम पूरे हर एक पॉइंट के बाद बोल रहे थे कि बीसीसीआई का खुद का स्टांस क्यों नहीं है इसमें। शायद इसीलिए नहीं है क्योंकि बीसीसीआई तो देख रही है कि बाकी स्पोर्ट्स के साथ तो हो रहा है ये सब नॉर्मली। तो हम यहाँ पे कोई स्टांस दे के, जब गवर्नमेंट ही कुछ नहीं करना चाह रही, हम क्यों दें स्टांस? जो कि मतलब आप कायदे से देखोगे ना तो भाई गवर्नमेंट का एक स्ट्रॉन्ग स्टांस होना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड मैं तभी मैं कह रहा हूँ कि मेरा पिछले कुछ महीनों में तो मैं वही सोच रहा हूँ कि बीसीसीआई को मैं क्या बोलूँ भाई। जब यहाँ पे गवर्नमेंट का ही कुछ नहीं निकल के आ रहा तो मैं बीसीसीआई को क्या बोलूँ? हर चीज़ डीले होते रहते ही है, कुछ है नहीं। हाँ, तो मतलब अल्टीमेटली डू यू थिंक एशिया कप इज हैपनिंग? मुझे लग रहा है हो जाएगा इवेंचुअली। मुझे लगता है नहीं होगा। एंड वो इसलिए लगता है क्योंकि मतलब कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि WCL जो था अल्टीमेटली, ये जो लेजेंड्स वाला जो मैच होना था, यहाँ से यू आर ट्राइंग टू टेस्ट द वाटर्स कि क्या सेंटिमेंट होने वाला है। एक लेजेंड का अपेरेंटली आई डिड नॉट गेट टू नो कि नाम क्या उन लेजेंड का जो टीम के अंदर खेल रहे थे, बट बिकॉज ये मैच पास आ रहा था, किसी की स्टेटमेंट नहीं निकल के आई थी, अभी तक यही लग रहा था कि मैच हो जाएगा ये, उसके चलते हुए बैकलैश के चलते हुए उनके घर पे भी लोग पहुंच गए थे, कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हुए। तो इट गॉट दैट सीरियस। तो दे वर ट्राइंग टू टेस्ट द वाटर्स, बीसीसीआई ऑल्सो, क्योंकि कुछ ना कुछ वे में तो इन्वॉल्व होते ही हैं। एंड यहाँ से आपको पता चल गया कि पब्लिक का क्या सेंटिमेंट है। शायद एशिया कप इसके चलते हुए ना देखने को मिले। तो हो जाए पाकिस्तान ना हो। हाँ, आइडियली तो बेस्ट है वो चीज़ अगर पाकिस्तान ना हो उसके अंदर। बट तुम्हें लग रहा है कि नहीं हो रहा है एशिया कप? मुझे ऐसा लगता है, हाँ। चलो देखते हैं। बट मुझे लगता है ये ना डिस्कशन, क्योंकि हम लोगों ने भी ये चीज़ कही है पहले कि बहुत क्लियर कट होना चाहिए, पाकिस्तान शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। बट जहाँ बात उल्टी हो जाती है कि आप खुद पुल आउट कर लो, हाँ एशिया कप जैसी चीज़ से तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, बट बाकी स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है और क्रिकेट में ही बाकी मेजर इवेंट्स में क्या आप वो कर सकते हो? क्या आपके पास बार्गेनिंग पावर है डिस्पाइट बीइंग द बिगेस्ट क्लब? सम कंसिडरेशन पॉइंट्स नीड टू बी लुक्ड एट, एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि हमारा घाटा ना हो रहा हो। अगर हम पुल आउट करके एक स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं बट पूरी दुनिया सोचे कि हम पाकिस्तान से डर गए, तो वो भी कोई पॉइंट नहीं है सॉफ्ट पावर का। तो सॉफ्ट पावर का क्या नैरेटिव बन रहा है वो भी देखना ज़रूरी है। बहुत डिटेल में सोचने वाली बातें हैं, आपको शायद सुनने में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा होगा, लेकिन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं। तो आप भी अपने थॉट जरूर एक्सप्रेस करना। पर अपने लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं हम यहाँ से, विच इज़ अबाउट द WCC, जो चैंपियंस लीग T20 का कमबैक होने वाला है। अच्छा, इसके ऊपर भी काफ़ी रैपिड न्यूज़ आ रही है एंड कई सोर्सेस से ये कह रहे हैं कि ये फुल डेवलपमेंट में है और ये जेन्युइनली आने वाला है अगले साल। बट इसके पीछे ये क्यों इतना जल्दी हो रहा है, और जो मैंने पॉडकास्ट से स्टार्टिंग में बोला था कि शायद IPL नहीं होगा इसमें, वो क्या है उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आप एकदम से इतना ज़्यादा डेवलपमेंट्स क्यों देख रहे हो WCC के उसमें, कि अगले मतलब अभी IPL ख़त्म हुआ था, विद इन अ ईयर अब सारे लीग्स के टॉप क्लब्स को एक्यूमुलेट करके अगले साल के अंदर ही एक नई लीग बना के एग्जीक्यूट कर। जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स भी वो ये कह रही है कि सितंबर में ही होगा और आ जाएगा, 2026 सितंबर में आ जाएगा। पर ये इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो पा रहा है? क्योंकि अपेरेंटली ICC एंड मोर इम्पोर्टेंटली जय शाह बहुत स्ट्रिक्टली चाहते हैं कि ये चीज़ हो। ओके, रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको बताता हूँ इसका क्या है। अब इसके पीछे का जो सबसे बड़ा और जो सबसे अननोन रीज़न है, इट इज़ नॉट, अभी जो इंडिया पाकिस्तान की जो बातें वो तो हम बताएंगे, ICC बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, ऑफ कोर्स जय शाह एज अ कॉन्सिक्वेंस, कि इसको हम एग्जीक्यूट करें, क्योंकि सऊदी क्रिकेट लीग का जो प्लान है, ओ भाई साहब, $400 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ उनका प्लान है कि हम क्रिकेट की जो भी डोमिनेशन है, हेरिटेज है, वो अपने तरफ लें, वो सेंटर ऑफ पावर शिफ्ट हो जाए। तो उसको टैकल करने के लिए दे वांट कि जो पूरे दुनिया की, क्योंकि फ्रैंचाइज क्रिकेट इज द मोस्ट मनी मेकिंग एसेट ऑफ ICC, उसको यूटिलाइज करते हुए हम पूरे दुनिया के बेस्ट क्लब्स को एक साथ लें ताकि पूरी दुनिया का इंटरेस्ट हो इस लीग में।
ये रीजन है कि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो भाई। क्योंकि सऊदी के पास जो पैसा है वो अंधा पैसा है। दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मतलब सऊदी ये सेम चीज फुटबॉल में ट्राई कर रहा था, एग्जैक्टली, जहाँ पे वो हर कंट्री के बिगेस्ट प्लेयर्स को लाने का ट्राई कर रहा था। अब वही बात है कि उनकी पब्लिक कितना चाह रही है उस चीज़ को देखना, उसका देखना पड़ेगा। ऑल्दो सऊदी अभी भी हम लोग देखें तो IPL ऑक्शंस वो होस्ट करता है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा लोगों का। एंड जिस तरीके का वो एक स्पोर्टिंग कंट्री बनाना चाह रहे हैं अपने आप को, और द काइंड ऑफ मनी दैट दे हैव, बहुत आराम से मॉनिटरली वो उस चीज़ को पुल आउट कर सकता है। पॉइंट वही है कि क्या वो इंटरेस्ट जनरेट कर पाएगा आसपास के लोगों में। बट अ लीग लाइक, अगर हम लोग क्रिकेट की बात करें, जैसे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है IPL में, अगर सऊदी में भी वैसी एक लीग निकल के आती है जहाँ पे एक वो फ्रीलांस क्रिकेटर वाला कॉन्सेप्ट जो होता है कि भाई जो मुझे पैसे देगा मैं उसके लिए खेल लूंगा। $400 मिलियन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। 400 मिलियन डॉलर मतलब समझ रहे हो कितने रुपए हुए ये? नहीं वैसे 3,200 करोड़ से ज्यादा। वैसे भी आप देखो तो इनका चक्कर वही है ना कि फुटबॉल में भी इनका पूरा फंडिंग जो थी वो इनके PIF से आती थी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से आती थी इनके। तो पैसा तो वहाँ पे अंधा है भाई। अगर गवर्नमेंट ही कह रही कि हाँ लगा दो सारा पैसा पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से, तो आप कौन होता है रोकने वाला? प्रॉफिट सोच ही नहीं रहे। हाँ, वो लोग बस कह रहे हैं कि हमें पास पैसा डालना है इसके अंदर, फिर बाद में जाके देखा जाएगा। तो एक ये जेन्युइन कुछ आई थिंक 2-3 साल पहले ही हमने इसके बारे में पढ़ा भी था कि ये चीज़ शायद होने वाली है। एंड अगर ये चीज़ है कि ये लोग जेन्युइनली प्लान कर रहे हैं एंड फुल फ्लो में हमें देखने को मिल सकती है, तो आई थिंक तभी शायद ये जैशा और ICC चाहते भी है कि हम तुरंत इस चीज़ को एग्जीक्यूट करके दिखाएं। क्योंकि एक बार को अगर इंडिया ने मना कर भी दिया अपने प्लेयर्स को भेजने से, जो कि आज तक है, बाकी दुनिया को कौन रोक रहा है? अगर प्लेयर्स को मिल ही रहे हैं भाई 50-50 करोड़ अगर ऑक्शन में मिल रहे हैं, तो IPL में 20 करोड़ मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है। क्यों नहीं लेंगे भाई प्लेयर्स? IPL की वैल्यू कम हो जाएगी उससे। IPL की वैल्यू कम होगी, प्लस आप वैसे भी देखो भाई, अल्टीमेटली आप कुछ भी कह लो, ये जो फ्रेंचाइजेस हैं ये बिजनेस हैं। ये मतलब यस, इस टाइम पे आप देखो तो एक BCCI के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है एंड BCCI का जो डिसीजन होगा वो इनके ऊपर लागू होगा। बट जहाँ इन सब बिजनेस ओनर्स को इस बिजनेस एज एन एंटिटी को लगा कि हमें सऊदी में ज़्यादा पैसा मिल रहा, ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ पे, दे वोंट थिंक ट्वाइस अबाउट इट। नहीं तो KKR, MI, CSK ये सब तो एक्सपैंड कर ही रहे हैं। RCB इंटरेस्टिंगली नहीं करी अभी। वो भी करेगी। ये जितने भी टॉप क्लब्स हैं ये लोग तो वैसे भी अपने सिस्टर फ्रेंचाइज में बनाती ही है टीम। SA20 में भी है। तो सऊदी के लिए तो ये बहुत बड़ा वो होगा कि हम इन्हीं को खरीद लें। इनको बोलो आपको जितना IPL से जितना आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको इतना रिटर्न मिल लो, ज्यादा हम देंगे। और ऑक्शन भी हम बड़े स्केल पे करेंगे ज्यादा। यहाँ पे 20-25 करोड़ की प्राइस होती है, वहाँ पे हम 50 तक लेके जाएंगे। और ये जिनको लग रहा है ना कि हवा में बातें कर रहे हैं, आपने अगर फुटबॉल अगर आप नहीं देखते हो तो आप इसलिए कर रहे होगे क्योंकि लिटरली मॉकरी बनाते हैं उस चीज की। रोनाल्डो को 200 मिलियन का, अभी जो उनका नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ रोनाल्डो को, तो ऐसा ही है। 200 मिलियन डॉलर पर ईयर। डॉलर्स है ना, यूरोज है आई थिंक, पता नहीं यूरोज है डॉलर्स है, जो यूरो भी है है तो और ज्यादा है। सिर्फ एक प्लेयर की सैलरी है। यहाँ पे हम $400 मिलियन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 200 मिलियन अगर डॉलर है या तो यूरो से और ज्यादा। मतलब जो भी है, यूरोप में जैसे यूजुअली जितना पे करा जाता है किसी प्लेयर के लिए ऑन एन एवरेज, उससे डबल ट्रिपल पैसा वो देते हैं। तो IPL का डबल ट्रिपल करने में कोई घंटा टाइम नहीं लगेगा। एग्जैक्टली। और जबकि आप देखो कायदे से तो क्रिकेट में पैसा कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू अदर स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल कम ही है। मतलब ऑन एन एवरेज एक क्रिकेटर जो होता है ऑन एन एवरेज फुटबॉलर से कम पैसा कमाता है। सिर्फ फुटबॉल से ही तो कम है। हाँ, मैं तभी उसकी तो बात कर रहा हूँ क्योंकि फुटबॉल में ऑलरेडी कर रही है सऊदी, तो उनको कंपैरेटिवली पैसा भी कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर एज कम्पेयर टू फुटबॉल। तो दे वोंट थिंक ट्वाइस अबाउट इट। बहुत आसानी से कर सकते हो। और आप IPL की और BCCI का जो पावर है वो पूरा सेंटर शिफ्ट हो जाएगा। तो ICC तो डैमेंट है ही कि ये, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट लीग है जो कि ICC के भी एजीज के अंडर नहीं आएगी। बट मोर इम्पोर्टेंटली जैशा भी क्यों इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज BCCI का भी चक्कर पड़ रहा है, इंडिया की पावर कम हो जाएगी इसमें। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड इसमें IPL और PSL शायद नहीं खेलेंगे, वो कहाँ से था मैं आपको समझाता हूँ। ये भी मतलब PSL कह रहा हूँ, ये PCB से ज़्यादा अनप्रोफेशनल मैंने ना लोगों को देखा ही नहीं है। अभी मोहसिन नकवी का अभी एशिया कप वाले में चुप बैठा हुआ था, वो पता नहीं कहाँ सो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, अभी रिसेंटली ना ये सारे CEOs की जितनी भी लीग्स हैं, SA20, बिग बैश, IPL, इन सब के जो CEOs हैं उनकी एक मीटिंग करी गई थी लंदन में शायद। तो लोकेशन का मैं श्योर नहीं, लेकिन ये अभी मतलब पिछले महीने ही हुआ है ये। एंड वहाँ पे सबको इनवाइट करा गया था रिगार्डिंग डिस्कशन ऑफ WCC, ताकि जल्दी से अगले साल ये
इम्प्लीमेंट हो जाए। अब डिस्कशन का पार्ट क्या था, फॉर्मेट क्या रहेगा, स्ट्रक्चरिंग क्या रहेगी, कैसे हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, वो सब। इसमें PSL के जो चीफ है इनको ही बुलाया गया था, उनको वो आए ही नहीं भाई साहब। ओके, वो अपनी मस्ती में थे वहाँ पे। BBL, एमिरेट्स लीग, 100, SA20, MLC, CPL सब आए थे, पर PSL वाले जो है उनसे बोला गया था आप आइएगा, उन्होंने शो अप ही नहीं करा। और जब फॉलो अप लिया गया तो कोई होश ही नहीं है कि क्या हुआ। तो इन लोगों ने कह दिया कि अगर ये इतना प्रोफेशनल है ये लोग तो मत खिलाओ इनको। तो बड़ी सिंपल सी ये तो अच्छा, मतलब मुझे लगा कुछ और एंगल होगा इसके पीछे, इंडिया पाकिस्तान का एंगल होगा कुछ। हाँ, पर इसका मेन रीजन ये दिखा रहे हैं वो लोग भाई। ये तो मतलब आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट पीपल स्टार्ट कॉलिंग दिस आउट, क्योंकि ये थ्रू आउट दिस ईयर्स टाइम एंड टाइम अगेन हमें ये चीज़ देखने को मिली है भाई। अल्टीमेटली क्रिकेट में जितनी गंदगी आई है, मेजोरिटी ऑफ द पार्ट हैज़ बीन, उसका क्रेडिट आप पाकिस्तान को दोगे भाई। जितना अल्टीमेटली वहाँ से करप्शन निकल के आता है, फिक्सिंग वहाँ पे निकल के आती है, सिक्योरिटी इशूज़ जो निकल के आते हैं वो सब उसी कंट्री से निकल के आते हैं। तो फाइनली अगर लोगों को लग रहा है कि इतने अनप्रोफेशनल लोग हैं भाई, आपको मीटिंग के लिए बुलाया गया था, आपसे फॉलो भी नहीं जा रहा, आप पता नहीं कहाँ पे सो के बैठे हुए हो, तो इट्स अबाउट टाइम भाई कि आप फिर कॉन्सिक्वेंसेस झेलो उस चीज़ के। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो पहले सीजन का जो 2026 में उसका जो अपेरेंटली फॉर्मेट होने वाला है वो ये है कि 5 ही टीम्स होंगी। ओके, और उसमें PSL तो चलो इस सीजन से शायद बाहर हो जाए, बट IPL से भी कोई टीम नहीं होगी। IPL का क्या रीज़न है? अब ये एग्जैक्टली रीजन स्टेट नहीं करा गया, बट ये कह रहे हैं कि फर्स्ट सीजन के लिए IPL टीम नहीं होगी, उसके बाद से हम आ जाएंगे। शायद एक रीजन ये हो सकता है कि दे वांट टू फर्स्टली एनालाइज कि पहले साल में कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, बिकॉज पिछली बार तो फ्लॉप हो गया था ये पूरा इंडिया। तो इस बार कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, अगर ऑफकोर्स IPL की टीम होगी तो उससे 50 गुना ज्यादा होगा। तो उस चीज को फैक्टर को अकाउंट में लेते हुए कितना मिल रहा है, इफ इट इज डिसेंट इनफ देन IPL विल बिकम अ पार्ट ऑफ इट। बट अगर नहीं है तो फिर IPL के आने की जरूरत क्या है भाई? क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था ना, इवेंचुअली इट बिकेम अ मिनी IPL की 3-4 टीम होती थी, वही क्वालिफाई भी कर रही है आगे जाकर। नहीं तो ये लोग ये फैक्टर इन कर रहे हैं कि अच्छा इफ इट्स अ सक्सेस विदाउट IPL तो हम शायद मैं बस ये रीजन स्टेट नहीं करा कहीं पे, मैं सोच रहा हूँ कि शायद एक रीजन हो सकता है भाई साहब। इट्स अ वेरी बिग गैम्बल। मतलब जो भी होगा आई थिंक जो स्पॉन्सर्स भी होंगे दे वुड वांट कि अल्टीमेटली IPL बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि देखो मेरे ओपिनियन में तो ये सेंस ही नहीं बनता इस लीग का। मुझे लगता नहीं कि जो प्रॉब्लम्स पहले परसिस्ट करती थी वो अभी भी कैसे होने वाली है। इससे और हम एक पॉडकास्ट बना सकते हैं, व्हाई चैंपियंस लीग T20 फेल्ड प्लस मतलब आई थिंक आगे जाके भी या तो कुछ वैसा करे कि अगर जैसे टिम डेविड का हमने एग्जांपल लिया था कुछ पॉडकास्ट पहले कि वो RC से भी पहुंच रहा है एंड BBL की टीम से ही पहुंच रहा है, तो बिकॉज ही इज एन ऑस्ट्रेलियन, नहीं बिकॉज ही इज एन ऑस्ट्रेलियन ही विल हैव टू प्ले फॉर हिज अपना जो होम की क्लब है उससे खेलना। हाँ, कायदे से तो था CPL से खेलने या तो IPL नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि या तो ऐसे रूल्स बनाए जाएं आगे जाके कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। पर उसके बाद भी जो दूसरा रीजन था हमारा कि भाई MI केप टाउन पहुंच रही है और मुंबई इंडियंस पहुंच रही है, फाइनल इनके बीच में फर्क क्या पड़ रहा है, सेम ही तो फ्रेंचाइज है। तो आई थिंक वैसा टाइप के जो प्रॉब्लम्स होंगे इधर वे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ही होंगी। तो येस इन अगर कायदे से देखा जाए तो इसका सेंस बनता नहीं है इस पूरी लीग का, बट ठीक है, मतलब इफ दे वांट टू ट्राई आउट कि हम लोग IPL के बिना एक बार देखते हैं कि इफ इट्स सक्सेस और नॉट। ऑल्दो मुझे वही लगता है कि सारे स्पॉन्सर चाहेंगे कि IPL आए, क्योंकि चाहे आप सक्सेस कर भी लो उसका 50% आप कर दोगे जब IPL की टीम आ जाएगी, तो उतना पैसा आपको रिटर्न में मिलेगा। पर मतलब इफ दिस इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू, क्योंकि भाई जयेश शाह और ICC दोनों की हालत थोड़ी ख़राब होगी क्योंकि सऊदी के प्रेशर से, क्योंकि ये जिस स्पीड से लोग आएंगे जितना पैसा लेके आएंगे बाकी सब। अभी भाई वेस्ट इंडीज़ का हमने देखा कि वो पुल आउट कर रहे प्लेयर्स, आंद्रे रसल रिटायरमेंट लेने वाले हैं ना इस टाइम पे, और वहाँ के जो प्लेयर्स हैं एक्स क्रिकेटर्स हैं वो सब ब्लेम कर रहे हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ द IPL, दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट। हाँ, मेरे को एग्जैक्टली सही नहीं लगी बात थोड़ी। मतलब अगर वो बोलेंगे दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट तो आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वहाँ पे पैसा ज़्यादा मिल रहा है आपको तो प्लेयर्स वहाँ जाएंगे ही जाएंगे। बट वही बात है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट लेकर भी तो IPL ही आएगा, IPL लेके आए। हाँ, मतलब दिस इज द फ्यूचर, आपके पास चॉइस था, मत खेलो भाई। दिस इज द फ्यूचर वेदर यू लाइक इट और नॉट, दिस इज व्हाट द क्रक्स ऑफ द सिचुएशन इज। तो अगर वेस्ट इंडीज में ऐसा होता दिख रहा है हमें इस टाइम पे, इंडिया में ऑब्वियसली इस टाइम पे हमें होता नहीं दिखेगा, बट आज से 50 साल बाद क्या होना है किसे पता। अगर सऊदी जेन्युइनली आ जाती होते इन्वेस्टमेंट के साथ एंड इफ इट बिकम्स अ ह्यूज सक्सेस, अगर बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो कौन ऐसा सोचेगा कि हम क्यों ना जाए भाई। अगर पैसा मिल रहा है अच्छा खासा तो हम जाएंगे, खेलेंगे वहाँ पे, रिप्रेजेंट करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। तो धीरे धीरे इसके चलते कहीं IPL ही पुराना ना हो जाए। सोचने वाली बात है ये, बहुत एक पिवटल पॉइंट पे भी हम लोग हैं, क्योंकि फ्यूचर ऑफ क्रिकेट
किस डायरेक्शन में जाने वाला है WCC की एग्जिस्टेंस से हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। हाँ अगर WCC जेन्युइनली एक सक्सेसफुल इवेंट निकल के आता है तो फ्रैंचाइज क्रिकेट की इंपॉर्टेंस 10 गुना ज़्यादा होने वाली है। और सितंबर में अगर ये हो रहा है तो फिर इस साइकिल, इस कैलेंडर के जो ये स्पॉट है, इसमें भी फिर हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट को तोड़ते देखेंगे। जैसे अभी यहाँ पे कायदे से एशिया कप होना था, खत्म हो जाएगा, फिर और होगा। एंड प्लेयर्स भी अल्टीमेटली दे विल हैव टू प्ले WCC, तो इंटरनेशनल फिक्सचर सैक्रिफाइस होंगे ही होंगे। ये नहीं कह सकते आप कि हमने शिफ्ट कर दिया कहीं और पे, वर्कलोड तो बढ़ ही रहा है ना। इनडायरेक्टली अब वो हायरार्की सेट कर दे रहे हो ना कि अच्छा मैच है पर आपको खेलना वहीं पे ही पड़ेगा WCC के मैच में। सोचने वाली बात है, बट आई थिंक आज के लिए हम बस करते हैं। काफी नुआंस टॉपिक्स मुझे लगता है। हाँ भाई, मतलब मजा आता है जब भी ऐसे क्रिकेट का अगर हम लोग फ्यूचर को लेके बात करते हैं या फिर भले ऐसे टॉपिक्स जो कि सिर्फ मैथ से रिलेटेड ना हो, हमेशा इट इज़ ऑलवेज फन टू डिस्कस दीज टॉपिक्स। अगेन मैं व्यूअर से थोड़ी माफ़ी मांगूंगा भाई अगर हम लोग खास वास ज़्यादा रहे हों, क्योंकि मौसम चेंज हुआ है तो उसके चलते बुखार हो गया था। मुझे तो अभी थैंकफुली ठीक हो गया, पर वैसे मेरे को हो गया उनको बुखार है उस टाइम पे। तो जल्दी से ठीक होते हैं। आप लोग भी अपनी तबीयत बनाए रखिएगा एंड बच के रहिएगा। बाकी जल्दी मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में।